हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट में हम जीएस का पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने लास्ट क्लास में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको दे दिए थे। और मैंने आपको बताया था कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सभी अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्लस PYQs इनको ध्यान में रख के हम पूरा अपना सिलेबस तैयार कर रहे हैं। उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ और उन्हीं के बेसिस पे आपको यहाँ पे थ्योरी पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। देखिए, जीएस आप सभी को पता है अपने में बहुत बड़ा सिलेबस है, तो अब वही है, इतने सिलेबस में से हम वो क्या चीज़ें पढ़े जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑब्वियस बात है, कहीं ना कहीं हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है या फिर क्या क्वेश्चंस का ट्रेंड अब चल रहा है। और ऑब्वियस बात है, ये जब भी पता चलता है जब हम बहुत सारे पेपर्स को एनालाइज करते हैं, और वही एनालिसिस मैंने किया है और जिससे मुझे पता चला कि ये टॉपिक्स इस वक्त वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखो, बाकी बिसाइड दिस अगर एग्ज़ामिनर कुछ भी पूछे तो ऑब्वियस बात है, पहली बात तो ये एग्ज़ामिनर फिर ये चाहता है कि यहाँ पे उन्हें लैब असिस्टेंट नहीं चाहिए, है ना, एक कोई जीएस का ही जो है नॉलेज वाला पर्सन चाहिए। ठीक, अदरवाइज़ बाकी जो एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम बना रहे हैं वो ऑब्वियस बात है हमसे अधिक समझदार होते हैं और वो इसी मानसिकता से पेपर बनाते हैं कि हमें लैब असिस्टेंट चाहिए, और जैसा कि सिलेबस में लिखा भी है कि ये कॉमन पॉइंट्स हैं, इनको तैयार करना है, तो उसी के बेसिस पे वो क्वेश्चन सेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने सिलेबस को ही आप पढ़िए कि मैं आपको किस बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ सिलेबस में लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह हमने पढ़ लिया। फोकस करना है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, मतलब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 100 मार्क्स का आपका जीएस है, ठीक है, और 10 है टॉपिक्स। तो मैंने आपको बता ही दिया, एवरेज आप निकालेंगे, एवरेज हमें ये कहता है कि एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आने हैं, मतलब इस टॉपिक से भी 10 क्वेश्चन आने हैं। और इसमें है क्या क्या सर, एंशियंट है, आपका मिडाइवल है और मॉडर्न है। हिस्ट्री के भी 3 पार्ट है ना, एंशियंट हिस्ट्री और फिर इसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी उसने साफ साफ मेंशन करा है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि आपने पढ़ा भी है और जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो आपने देखा भी है पॉइंट, है ना। उसमें हमने ऑब्वियस बात है, जब मॉडर्न हिस्ट्री है तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ और भी फैक्ट्स हमने देखे थे। अब इसमें देखो साफ लिखा है क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर से रिपीट करा उसी बात को, बेस्ड ऑन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशियंट मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी पूछे जाएंगे और जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो, डीप नहीं पढ़ना है। अगर डीप एग्जामिनर पूछ रहे हैं दैट मीन्स एग्जामिनर का फिर कुछ और ही मूड है फिर, है ना, वो इस तरीके से नहीं सोच रहे हैं। अदरवाइज मैं बता ही चुका हूँ, एग्जामिनर हमसे अधिक समझदार होते हैं, उन्हें पता है कि क्या बोला है। सिलेबस को अपने वो भी इसी तरीके से पढ़ते हैं, फिर PYQs भी वो भी एनालाइज करते हैं कि हम ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन हम डाल दें। ठीक है, तो वही एनालॉजी मैंने भी लगाई है और उसी के बेस पे आपको तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, मैं कभी भी कंफर्टेबली नहीं कह सकता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आएगा। ऑब्वियस है भाई, जीएस है, कुछ भी पूछ सकते हैं, बट हाँ, फिर वही कहानी, कैसे पढ़ा रहा हूँ, फिर से आपके दिमाग में ही बात फिट कर रहा हूँ कि मैं PYQ और देखो सिलेबस बार बार मेंशन कर रहा हूँ, इसलिए जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको एंशियंट मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया की। एंड फिर से दिया है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन आने हैं तो मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल सकते हैं। बाकी ऑब्वियस बात है 7 क्वेश्चंस आपको उसमें एंशियंट से भी मिलेंगे, मिडाइवल से भी मिलेंगे, और मॉडर्न के जो अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अलावा भी जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो वहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम एवरेज का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, हम एनालॉजी यूज़ कर रहे हैं और उसकी बेसिस पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो वो हम लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो हमारी हिस्ट्री है उसको कुछ पार्ट्स में हमने बांटा है, एंशियंट हिस्ट्री को भी, जिसमें सबसे पहले हम कहते हैं पेलियोलिथिक एज। इतना बेसिक तो हमने पढ़ा ही होता है, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको और अच्छे समझ में आएगा, और जिन्होंने पढ़ा है वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो आई थिंक इन शॉर्ट क्लासेस में भी आपके वो कन्फ्यूज़न दूर होंगे। और दूसरी चीज़ बता देता हूँ, ये जो जीएस का पोर्शन है आपको पता ही है, 25 मार्क्स का जो फॉरेंसिक साइंस है जिन्होंने भी भरा है वहाँ भी आपको जीएस हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपके पास है पेलियोलिथिक एज,
पेलियोलिथिक मतलब ये बहुत ही ओल्ड एज है ना। ये जो एज है इसमें देखा गया ह्यूमन सेटलमेंट 5 लाख अच्छे BCE बिफोर क्राइस्ट है ना। बिफोर क्राइस्ट का मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ है जनरली हम उसे 0 हुआ साल मान लेते हैं और उससे पहले वाले साल को हम BCE लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाले को हम CE लिख देते हैं, कॉमन एरा। और काफ़ी लोग इसे एमिनो डोमिनी है ना AD भी लिख देते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मतलब CE और AD जब हम ईसा मसीह का जन्म है उससे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और उससे पहले हैं तो बिफोर क्राइस्ट है ना, क्राइस्ट के जन्म से पहले, ठीक। तो क्राइस्ट के जन्म से पहले 5 लाख से 10,000 तक का जो समय है इसको हम पेलियोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है, पूर्व पाषाण काल हिंदी माध्यम वालों के लिए। तो इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं अर्ली पेलियो या लोअर पेलियोलिथिक एज 5 लाख से 50,000, फिर मिडल पेलियोलिथिक एज 50,000 से 40,000, अपर पेलियोलिथिक एज 40,000 से 10,000। अब प्लीज़ कुछ किताबें बच्चे पढ़ के आते हैं और वो लड़ना शुरू कर देते हैं कि सर इस किताब में तो इतना दिया है ना, रेंज कुछ और हो गई, यहाँ कुछ और रेंज हो गई, यहाँ कुछ और रेंज हो गई। तो बेटा जी आपको बता देता हूँ, इससे बेसिकली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और पूछा जाता है तो आपको क्वेश्चन इतने क्लोज वाला तो नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि अलग अलग रिसर्चर, अलग अलग साइंटिस्ट या जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी अलग अलग अध्ययन है। हो सकता है कोई किसी साइट पे पढ़ रहा है और उस साइट पे जो है अर्ली पेलियोलिथिक केवल 5 लाख से 1 लाख तक की है, तो वो इतनी ही डेट डाल देगा। हो सकता है किसी रिसर्चर की साइट पे और पुराने एविडेंस मिल गए, है ना, या मैं बोलूँ और नए एविडेंस मिल गए, तो हो सकता है वो 50,000 तक भी जा सकता है ना। तो ऐसा कोई कंक्रीट आंसर नहीं है कि इतने तक ही होगा, बट एक एवरेज मान लिया है ना, एक कंसेप्ट बनाया है कि इतने से इतने के बीच में देखा गया है। तो अर्ली या लोअर पेलियोलिथिक एज को जनरली 5 लाख से 50,000 तक की एज तक देखा गया है। 50,000 से 40,000 वाले को हम मिडल पेलियोलिथिक बोल रहे हैं, और उससे और अगर आगे बढ़े 40,000 से 10,000 मतलब क्राइस्ट के जन्म की ओर हम बढ़ रहे हैं, 0 साल वे पे जा रहे हैं, तो ऐसा मान सकते हो 0 से ये वाला नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव से हम 0 की ओर आ रहे हैं। तो इसलिए 5 लाख है ना, 5 लाख से 50,000, फिर 50,000 से 40,000, 0 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे करके समझ सकते हैं ठीक है। और अपर पेलियोलिथिक एज 40,000 से 10,000 BC। सर अब हमने किस बेसिस पे इन एजेस को बांट दिया कि सर हम इसको पेलियोलिथिक कह रहे हैं, इसको मीजोलिथिक कह रहे हैं, फिर अगले वाले को नियोलिथिक कह रहे हैं, नवपाषाण काल है ना, मध्य पाषाण काल, ऐसा क्यों है, व्हाई इट इज सो? तो इसके पीछे का रीज़न है ह्यूमंस हैं, और ह्यूमन पहले से ही, जब वो ऑब्वियस बात है समझिए उस टाइम पे जब वो जंगलों में रहता था है ना, केवल पेड़ों से नीचे उतरा था और जंगलों में रहना शुरू करा था, होमो इरेक्टस जस्ट बना ही था, ठीक, या होमो सैपियंस, इरेक्टस पहले वाले और सैपियंस इनके बीच में ही जनरली सारा कंपैरिजन चला है, ठीक है, इन्हीं के बीच में जनरली लगभग लड़ाई चली है। तो होमो सैपियंस जब बना, ऑब्वियस बात है जब अर्ली स्टेज होगा, ठीक है, जब उसके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं होंगे, जब वो केवल जंगलों में भ्रमण कर रहा होगा है ना, उसके पास ऑब्वियस बात है वो केवल हंटर होगा, दूसरे जानवरों को मार रहा होगा है ना, फिर उसने धीरे धीरे कुछ प्लांट्स को खाया होगा, देखा होगा ये प्लांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, इसका टेस्ट अच्छा है, फिर उसको भी अपने जो है भोजन में उसने लिया होगा है ना। तो ऑब्वियस बात है उस टाइप का जो पर्सन होगा या इंसान होगा वो पेलियोलिथिक एज में होगा। फिर मीजोलिथिक एज में उसने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट किया होगा, तो जैसे ही वो डेवलपमेंट देखा, जब से वो डेवलपमेंट देखने को मिला उसको हमने मीजोलिथिक कह दिया। फिर उसने और अच्छे डेवलपमेंट करे होंगे, सर उसको हम नियोलिथिक कह देंगे। सर ये है चालकोलिथिक है ना, जिसको हम जनरली कॉपर एज भी कह देते हैं, कॉपर एज। ऑब्वियस बात है मतलब चालकोलिथिक एज में उसने कहीं ना कहीं कॉपर की डिस्कवरी कर ली, कॉपर को ढूंढ लिया। फिर आई आयरन एज, सर आयरन एज में उसने लोहे को भी ढूंढ लिया, और लोहा तो आज तक चल रहा है ना। फिर ऑब्वियस बात है जब वो थोड़ा मेच्योर हो गया, उसने देखा कि भाई हम खाने के लिए भ्रमण ना करके खाने को एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं है ना। फिर उसने सोचा कि जब ये खाना इकट्ठा हो रहा है तो हो सकता है कहीं से कोई बीज जो है उसने फेंका होगा, फिर उसने देखा होगा बीज से पौधा बन गया, अरे भाई फिर तो हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं है ना। एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है किसी और एज में आ गए हम, उसको अलग एज में क्लासीफाई कर दिया। फिर देखा उसने भाई कॉपर वगैरह की जो है इसने कॉपर को ढूंढ निकाला है, कॉपर को जो है पत्थरों के साथ मिक्स कर रहा है, कॉपर को स्मेल्ट कर रहा है ना, मेल्टिंग प्रोसेस से उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप दे रहा है, तो उसको हमने एक अलग एज मान लिया। तो आई थिंक समझ में आ रहा हो किस बेसिस पर हम एजेस को बांटते हैं कि भाई कैसे ह्यूमन ने अपने आप को और ज़्यादा विकसित किया है, तो उस विकास के बेसिस पे हम उसको अलग अलग एजेस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो इतना समझाना जरूरी था कि एजेस कैसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं, काफ़ी बच्चों के मन में आता होगा। ऑब्वियस बात है, हम साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़ा सा, मैं ये कोई ऐसे तारीफ नहीं कर रहा है सच, बट एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल माइंड लेके रखते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा होगा, है ना। हो रहा होगा वाले पे फिर जो है हमें समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। और प्लीज़ दूसरे जो है आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम वाले वो ऑफेंड ना हो, सभी का माइंड टेक्निकल होता है, बट मैं प्रैक्टिकल बेसिस पे कह रहा हूँ कि साइंस वाले बच्चे इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी का टेक्निकल माइंड होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी माइंड की हमेशा बनी ही रहती है। तो इन एजेस को याद करना है। मीजोलिथिक एज 10,000 से 4,000, फिर नियोलिथिक 5,000 से 1,800 तक का एज, चालकोलिथिक जो कि कॉपर एज है 1,800 से 10,000 तक वाला, 1,000 तक वाला, आयरन एज 1,000 लगभग BCE में ये डिस्कवर हो गया था और आज तक आयरन चल ही रहा है। पर ऑब्वियस बात है, कई जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि 1,000 की जगह ये 600 BCE में आया, 1,000 की जगह 600 BCE में आया, ठीक है। तो इसको देख के घबराना नहीं है। हो सकता है भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी साइट पे किसी जगह पे हो सकता है वो चीज़ पहले डिस्कवर हो गई हो, किसी साइट पे वो लेट में डिस्कवर हुई हो। तो जिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले ने दूसरी साइड पे डिस्कवर करा है, उसने हो सकता है कुछ अलग डेट डाली हो, है ना। जहाँ पे ऑब्वियस बात है, इसमें कार्बन डेटिंग वगैरह करते होंगे, तो उससे के अकॉर्डिंग पता चलता होगा कि भाई इसकी एज क्या है, इसकी एज क्या है। तो हो सकता है रिसर्च पेपर में अलग अलग डेट आ जाए और कोई किसी का रिसर्च पेपर पढ़ के उसकी डेट डाल दे, और हो सकता है कोई डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़ के उसकी डेट डाल दे। तो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट, है ना। ह्यूमन यहाँ पे अच्छा सेटलमेंट करके बैठा है, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस भी करूंगा। इट इज IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, क्योंकि इंडस नदी के चारों ओर था, या फिर काफ़ी लोग इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम पे ये माना जाता था कि हड़प्पन इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट या ग्रेटेस्ट साइट, है ना। और कई लोग ऐसा ही मानते हैं कि पहले डिस्कवर करा गया है, तो उसको इसलिए इसका हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। फिर इसके बाद वैदिक एज 1500 से 600 BCE तक, ठीक है। इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। अर्ली वैदिक एज, जिसमें ऋग्वेद को जो है लिखा गया या ऋग्वेद के बारे में बताया गया। फिर लेटर वैदिक एज, और जो बाकी आपके वेदास हैं, ठीक है, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, और कौन सा है जल्दी से आप मुझे बताएंगे, ठीक। इसके बाद है प्री मौर्यन एज 600 BCE से 400 BCE। फिर मौर्यास डेवलप हुए, आपको पता है मौर्यंस ने राज किया, जिसमें अशोका वगैरह ये सब कहानी आपने पढ़ी है। फिर इसके बाद मौर्य के बाद कौन आए, और फिर हम पढ़ेंगे गुप्ता, और फिर हर्ष पीरियड, और थोड़ा सा हम संगम एज को भी देखेंगे, साउथ में जो चल रहा है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल स्टडी रहेगा, तो इसको एक बार जनरली पढ़ सकते हैं, ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बच्चे ये भी कहेंगे कि सर यहाँ तो 321 से लेकर 184 है, मतलब घट रहा है ना। तो देखो ये जरा, आप 321 मतलब ईसा पूर्व से 321 साल पहले की बात कर रहे हैं, से लेकर ईसा पूर्व से 184 साल पहले तक की बात कर रहे हैं। फिर ईसा मसीह का जन्म होता है 0वें साल में, तो ऑब्वियस बात है उससे 321 साल पहले और फिर 184 साल पहले तक की बात कर रहे हैं, तो उसमें था मौर्यन एज, क्लियर। फिर देखो यहाँ देखा दिया है 200 BC, है ना, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले, और साथ में लिखा है 300 CE या AD, मतलब अब ईसा मसीह के जीवन के 300 साल बाद, है ना, जब वो पैदा हुए उसके 300 साल बाद, मतलब ये 500 साल का टाइम फ्रेम हो गया, है ना। तो पोस्ट मॉडर्न एज जो है लगभग 500 साल तक और उन्होंने राज किया, ये ध्यान रखना है। तो ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले मतलब 200 BC, और ईसा मसीह के जन्म के 300 साल बाद भी, ठीक है। फिर अभी AD में आ गए, मतलब ईसा मसीह का जन्म हो गया, उसके 400 साल बीत गए, तो 400 से लेकर लगभग 600 AD तक गुप्ताज ने राज किया है, ठीक है। अच्छा गुप्तन एम्पायर माना जाता है, और उसको गोल्डन एज भी कहा जाता है ऑफ इंडिया, ठीक है। देखेंगे वाई इट इज कॉल्ड गोल्डन एज। और फिर इसके बाद हर्षा पीरियड, तो देख सकते हो जो अब चल ही रहा है ना, 606 मतलब ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद से लेकर 647 साल तक ये देखने को मिला है। और ऑब्वियस बात है अब हम ईसा मसीह के कितने साल बाद हो चुके हैं, तो ऑब्वियस बात है जो हमारा सन चल रहा है ना 2000 कौन सा चल रहा है 24, तो ऑब्वियस बात है इस एज में हम आ गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक डेट से तो अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, सिंपल है, ईजी टू लर्न, तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, नोट्स मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड करें। अब इसमें एक टर्म आती है प्री हिस्ट्री, कई बार इसकी भी डेफिनेशन सिंपल सी पूछ लेता है। तो प्री हिस्ट्री एंशियंट टाइम का वह टाइम है जहाँ पे कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होते थे, नो रिटर्न रिकॉर्ड, है ना, कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होते थे, केवल हम पेंटिंग्स के द्वारा, है ना, पेंटिंग्स के द्वारा पहचान पाते थे, या हो सकता है कोई कार्बन डेटिंग कर रहे हैं उससे पता चल रहा है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी कि रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता था, कि उस वक्त के ह्यूमन राइटिंग नहीं जानते थे कि लिखना कैसे। अब हम तो ऑब्वियस बात है रिटर्न में आपको सब कुछ दे रहे हैं, है ना, आप हमें रिटर्न में समझा सकते हैं, बट उस टाइम पे कोई रिटर्न लैंग्वेज नहीं थी, रिटर्न साइन नहीं था, तो उस टाइम का इतिहास सोच पाना मुश्किल है, बिकॉज देयर इज नो रिटर्न रिकॉर्ड। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं, ठीक है।
हम वहाँ पे फॉसिल्स को देखते हैं, किस तरह का फॉसिल वहाँ पे है। ठीक, चलिए तो जल्दी से देखते हैं स्टोन एजेस को, सभी स्टोन एजेस को समझते हैं। सबसे पहले है पेलियोलिथिक, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम पुराना पाषाण युग भी बोल सकते हैं। इस टाइम पे लोग, मैंने बताया, हंटर गैदरर होते होंगे। भाई ऑब्वियस बात है, होमो सेपियंस जस्ट बना ही है उस टाइम पे, तो जब बना ही है तो ऑब्वियस बात है उसके पास शुरू में ही एग्रीकल्चर नहीं था, शुरू में ही उसके पास मोबाइल नहीं था, तो ऑब्वियस बात है उस टाइम पे वो हंटर होता था, खाने को गैदर करता था। पहले तो ऑब्वियस बात है हंटिंग ही करता होगा, फिर उसको पता चला कि भाई ये वाला प्लांट अच्छा है, इसको भी तो खाया जा सकता है, फिर उसने धीरे धीरे उस प्लांट को अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। होता क्या था, जब ये हंटर गैदर थे तो बहुत लंबी दूरी तय कर लेते थे, एक ही जगह पे सेटल नहीं हो पाते थे, तो उस टाइम पे गाँव वगैरह नहीं होते थे, है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई जहाँ भोजन मिलेगा वहाँ चले जाएंगे, जहाँ पानी मिलेगा वहाँ रहेंगे। तो जनरली इनका सेटलमेंट देखा जाता है कि नदियों के आसपास, नालों के आसपास रहते थे। ठीक है, गैदर करते थे एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट एंड ट्यूबर्स। ये स्टोन टूल भी बनाते थे। ऑब्वियस बात है भाई, इनको लगा ये जो जानवर है मेरे से तेज भाग रहा है, तो ऑब्वियस बात है पत्थर उठा के मारेगा, है ना, फिर देखेगा कि ऐसा पत्थर मार रहा हूँ तो उससे जल्दी नहीं मर रहा, तो उसको पैना करने की कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे उसको हैंड एक्स, कुल्हाड़ी की तरह बना लेगा, क्लीवर्स की तरह बना लेगा, चॉपर की तरह काटने की चीज़ है ना, क्लीवर्स जनरली आपका वो क्या कहते हैं उसे, गुलेल की तरह बना लेगा, है ना, ब्लेड्स की तरह उसको बना देगा, स्क्रेपर्स की तरह बना देगा, है ना, इसलिए इसको क्वार्टजाइट मैन भी कहते हैं। क्यों क्वार्टजाइट, मतलब आपका जो है सिलिकन, है ना, सिलिकन से इसको याद कर सकते हो, तो SiO2, ठीक है। और ऑब्वियस बात है जो आपका रेत होता है वो सिलिकन ही होता है, सिलिकन डाइऑक्साइड ही होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और उस रेत से ही आपके रॉक्स वगैरह, चट्टान वगैरह बनती हैं, तो ऑब्वियस बात है उस रेत में आपका जो चट्टान है उसमें कैल्शियम, है ना, सिलिकन वगैरह सब कुछ होता है, इसलिए इसको क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। और ऑब्वियस बात है जब इंसान ने उस टाइम पे हैंड एक्स वगैरह बनाई होंगी तो बड़ी बड़ी होंगी, है ना। तो यहाँ पे लिखा है नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी ध्यान में रखिएगा, कोई खेती नहीं होती थी। फायर का नहीं पता था भाई कि पका के भी खा सकते हैं, जो है सब कच्चा खाया। और साइट्स भी कई बार पूछी जाती है, तो मेन साइट्स मैंने लिखी हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी साइट आपको याद करनी होती है, पर मैं आपको ये ना गलत लिखा गया है, मैं इसको ना रफ करके सही लिख देता हूँ। ये बेलन वैली है, ठीक है, ये पता नहीं, आई थिंक ऑटो करेक्ट ये हुआ है, इट इज़ बेलन वैली, ठीक है। कई बार डायरेक्ट पूछा था मैच में कि बेलन वैली कहाँ पे मौजूद है, तो ये ध्यान में रखना है। बेलन वैली कहाँ है, मिर्ज़ापुर यूपी में है, ठीक है। और भीमबेटका सभी ने सुना होगा, मध्य प्रदेश MP, ये तो सब लगभग सभी सुनते हैं। सोन वैली जो है ये कहाँ है, पाकिस्तान में, ध्यान में रखना। तो ये मेन साइट्स हैं, मेजर साइट्स हैं पेलियोलिथिक एज की, है ना, पूर्व पाषाण काल की। तो यहाँ पे जो है पेंटिंग से पता लगा होगा, वो हमने जो ये कुल्हाड़ी वगैरह है उसके अवशेष मिले होंगे, कार्बन डेटिंग की होगी, तो इनसे हमें यहाँ पता चला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आए मीजोलिथिक एज। अब हमें कैसे पता चला सर कि 10,000 से 4,000 तक का जो समय है यह मीजोलिथिक होगा, मध्य पाषाण काल होगा। तो हमने ये देखा कि सर ये एक ट्रांजिशनल फेस है, पेलियोलिथिक मतलब पुराने पाषाण काल से और नए पाषाण काल के बीच में एक ट्रांजिशन फेज है। क्यों है, पहली बात क्लाइमेट जो है वार्म और ड्राई होने लग गया। जिनको नहीं पता बता देता हूँ, अर्थ का टेम्परेचर पहले बहुत ही क्या था, लो था, है ना, बहुत ही लो था, ज़्यादातर एरियाज़ में बर्फ़ जमी हुई थी। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, है ना, तो फॉरेस्ट फायरिंग भी, बहुत सारे जो है फिनोमनाज हुए, जिससे जो है अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हुआ, वार्म और ड्राई हुआ, या मैं सिंपली कहूँ मॉडरेट हुआ, जिसमें ह्यूमन सेटल कर सकता है, ठीक है। फिर उस टाइम पे माइक्रोलिथ ये बनाना शुरू कर दिया ह्यूमंस ने। माइक्रोलिथ का मतलब क्या है, मान लो पहले एक बड़ा सा पत्थर था, इंसान पहले उससे हंटिंग करता था, फिर उसने क्या देखा कि भाई इस बड़े से पत्थर को मैं तोड़ दूं, तोड़ने के बाद हो सकता है इसमें ऐसे ऐसे डिफरेंट जिगजैग्स आ जाएं, है ना, और उस जिगजैग से काटने में आसानी हो, जिसको हम ब्लेड कह सकते हैं, है ना। हैंड एक्स और छोटी कर दी, और छोटी कर दी, ताकि ऑब्वियस बात है उसको ज़्यादा दूर तक फेंक पाए। भाई वजन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाएगा, वजन कम होगा ज़्यादा दूर फेंक पाएगा। तो सेम कहानी है, माइक्रो का मतलब ये छोटे छोटे पीसेस में काट दिया। और आपको पता है जब पत्थर को छोटे पीस में काटोगे तो उसके किनारे और ज़्यादा तीखे हो जाएंगे, है ना, काटने में आसानी होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। फिर हंटिंग करना शुरू कर दी बो और एरोज से, ध्यान रखना, धनुष बाण से भी हंटिंग करना शुरू कर दी। तो यहाँ से हमें कुछ कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होते हैं, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, फिर उन्होंने देखा भाई ये जो एनिमल हैं इसको हम पाल भी तो सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट, तो लगभग ऐसा मान के चलो थोड़ा बहुत कल्टीवेशन करना इन्होंने शुरू कर दिया था, फसलें जो गई उनको काटना शुरू कर दिया था। एग्रीकल्चर अभी अच्छे से प्रमोट नहीं करा, केवल जो फसल कहीं उगी हुई देख ली उसको काट लिया और अपने पास इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और इसमें साइट जो हैं जैसे भीमबेटका हो गई, तो भीमबेटका एक चीज़ बता देता हूँ, भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक ऐसी साइट है
जहाँ पे आपको चाहे पेलियोलिथिक हो, चाहे मीजोलिथिक हो, चाहे नियोलिथिक हो, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, सभी के ट्रेसेस यहाँ मिल जाते हैं भीमबेटका की गुफा में। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न भी बनता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि कौन सा ऐसी साइट है जिसमें तीनों ही एजिस के आपको अवशेष मिल जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है भीमबेटका है। ठीक, ये भाई मिस प्रिंट पता नहीं इतना क्यों है। सम प्लेस एट कर्नाटका, राजस्थान और बिहार। ठीक है, और ये एडम नगर है। वैसे खैर इसको छोड़ो, इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, ये मैं क्रॉस करके आपके लिए लिख देता हूँ, ये आई थिंक मिस प्रिंट से ऐड हुआ है। ठीक है, तो रॉक साल्टर ऑफ भीमबेटका, सम प्लेसेस एज कर्नाटका, राजस्थान, यूपी और बिहार, तो यहाँ पे मिले हैं। ठीक, आते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक में क्या करा भाई, देखो धीरे धीरे उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया, और अब हो सकता है कि जो उन्होंने केवल जो फसलें उगती थी उनको काटना शुरू करा। अब क्या करा भाई, उन्होंने कहा कि जब हम काट रहे हैं फसलों को, तो क्या हम इनको उगा भी सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है, जब उगाया होगा तो कहीं ना कहीं प्लो है ना, जो किसान आपको पता है हल वगैरह, उसकी डिस्कवरी हुई होगी, अच्छे से डोमेस्टिकेशन करा, अच्छे से एग्रीकल्चर सेटलमेंट करा। तो अब जरा बात को समझिए कि इंसान जो पहले हंटर गैदरर था, एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाता था, ऑब्वियस बात है जानवरों की खोज में, वाटर की खोज में, फूड की खोज में, क्या उसको ट्रैवल करने की ज़रूरत है? नहीं। अब वो एक ही जगह पे अपना सेटलमेंट करना शुरू कर देगा। तो ऑब्वियस बात है, आप देखोगे धीरे धीरे अब हो सकता है जब एक साथ लोग रहेंगे, तो एक साथ जब कम्युनिटी बनेगी तो धीरे धीरे वो विलेजेस का रूप भी लेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं अब विलेजेस वगैरह भी डेवलप होना शुरू हो गए। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने इनको अलग अलग टाइम का नाम दिया है। तो हमने देखा यहाँ पे ह्यूमंस ने आके कुछ ना कुछ अपने आप को और ट्रांसफॉर्म कर लिया है ना, और रहन सहन और अच्छा हो गया है। तो टूल्स एंड इम्प्लीमेंट आर मेड ऑफ पॉलिश स्टोन। तो देखो स्टोन कैसे लगने लग गए, पॉलिश। तो सबसे पहले आपका पेलियोलिथिक में बड़े बड़े पत्थर ले रहे थे, फिर उसके बाद आपका माइक्रोलिथ लिया आपका मीजोलिथिक में, है ना, फिर उसके बाद नियोलिथिक में उन्होंने पॉलिश स्टोन बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, फिर प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर हमने क्या देखा नियोलिथिक में, भाई उन्होंने केवल मीजोलिथिक में केवल जो आपके प्लांट्स उग गए, फ्रूट्स उग गए, उनको केवल तोड़ के अपने पास रखना शुरू करा। पर उन्होंने देखा कि भाई हम इनको उगा भी तो सकते हैं। जब उन्होंने उगाना शुरू करा तो समझ लो न्यू लिथिक एज है ना, न्यू इंसान बन गया है। उसने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये भी शुरू कर दिया, है ना, और एमरजेंस ऑफ विलेज कम्युनिटीज़। तो यही आपसे मैं कह रहा हूँ, ऑब्वियस बात है जब उसको अब फूड के लिए भागने की जरूरत नहीं है तो वो एक ही जगह पर रह के सेटलमेंट करेगा। ठीक है, और कौन कौन से जो है उसने खाना या स्टेपल फूड बनाना शुरू कर दिया था, तो ध्यान रखना वीट, बार्ले, राइस, मिलेट, कॉटन हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट टाइम पे देखे गए हैं। इसके बाद सीप, गोट, कैटल, है ना, इन सबको उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। फिर पॉटरी बनाना भी शुरू कर दिया। सबसे पहले पॉटरी हाथ से बनाते थे, उसके बाद जो पॉटरी है आपने देखा होगा कैसे फुटव्हील चलाते थे, है ना, फुटव्हील आज भी हम यूज़ करते हैं। तो वो जब से न्योलिथिक एज से ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक, साइट्स याद रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बुर्जा होम। ये बुर्जा होम आपका कश्मीर में है। इसमें देखा गया कि जो डॉग, पालतू डॉग है, उसको जैसे कोई मान लो जिसने डॉग पाला है, अगर मान लीजिए वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसके डॉग को भी उसी के साथ बरी किया गया है ना, उसके डॉग को भी उसके साथ दफनाया गया है। तो ये देखने को मिला है बुर्जा होम में। बुर्जा होम कश्मीर में है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एज चाल्कोलिथिक एज। अब ये चाल्कोलिथिक एज सर कौन सी है? कॉपर है, मैंने बताया आपको। कॉपर को जनरली देखा जाता था कि कॉपर जो है जनरली से पिचक जाता है जल्दी से, इसकी जो है टेंसिलिटी ज़्यादा हाई नहीं है, तो उसको स्टोन के साथ मिक्स करके हार्ड बनाया जाता था। फिर मेटल को सिमेल्ट करने की प्रोसेस भी आने लग गई थी। ठीक है, और इसकी साइट याद रखिएगा मालवा रीजन, है ना, ये वेस्टर्न पार्ट है एमपी का। जोरवे कल्चर इसी टाइम पे देखा गया महाराष्ट्र में। और जो इनकी पॉटरी है इसका कलर भी याद रखिएगा, रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी करने लगे थे। तो पॉटरी शुरू हो गई थी हमारे नियोलिथिक एज से। अब इन्होंने उस पॉटरी पे कलर करना भी शुरू कर दिया, जिसको हम रेड एंड ब्लैक वेयर भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट अब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में। तो ये इसकी बहुत सारी साइट्स हैं, आई थिंक ये आपको क्लियर नहीं होगा, बट ये पीडीएफ में आपको कहीं ना कहीं क्लियर दिखेगा। बट इसमें मैं आपको कुछ मेन बातें बता देता हूँ। ठीक है, तो आईवीसी मैंने आपको बताया मेन ये जो है इंडस रिवर के, है ना, बॉर्डर पे ही था। ठीक है, और जनरली इंडस रिवर के पहले शुरू में जो साइट्स देखी गई इंडस रिवर के चारों ओर देखी गई, इसलिए इसका नाम इंडस वैली रखा गया, है ना। फिर हड़प्पन बड़ी साइट देखी गई तो हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम रख दिया गया। बट मैं आपको बता देता हूँ अब जो सबसे बड़ी साइट है वो है राखीगढ़ी, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आई थिंक ये नोट्स में मैंने मेंशन नहीं किया है, बट हाँ इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या खास बात, भाई ऑब्वियस बात है अपने आप को थोड़ा सा और जो है इंसान ने ट्रांसफॉर्म किया, तो इन्होंने सील्स बनाना शुरू कर दी, बीड्स, है ना, वेट, स्टोन ब्लेड्स,
और बेक्ड ब्रिक्स, सबसे बड़ी बात है बेक्ड ब्रिक्स, है ना, मतलब पकी हुई ईंटों का यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे आज हम भट्टी में तपी हुई ईंटों को यूज़ करते हैं, तो उस ईंटों को यूज़ करना शुरू कर दिया। जबकि इसी के पैरेलल चलती हुई और सिविलाइजेशन, जैसे आपकी मेसोपोटामियन हो गई, है ना, इजिप्ट सिविलाइजेशन हो गई, वो केवल सन ड्राइड ब्रिक्स, है ना, केवल मिट्टी को धूप में सुखा दिया, उन ब्रिक को यूज़ करते थे। और जबकि हम लोगों ने बेक्ड ब्रिक्स, क्योंकि लंबे समय तक चलती हैं, तो इनका यूज़ करना शुरू कर दिया था। ये ध्यान में रखना है। सील्स का मतलब क्या है, एक मान के चलो एक चकोर सा पत्थर, है ना, ऐसा एक चकोर सा पत्थर होगा, उस पर सील लगा देंगे, कुछ भी बना लेंगे, मान लो किसी जानवर की इमेज हो गई, है ना, कोई सिंबल हो गया, वो बना दिया, जिससे पता चलेगा कि भाई ये किस क्लास को फॉलो करता है, तो वो सील हो गई एक तरह की। ठीक है। बीट्स, बीट्स का मतलब होता है मोतियाँ, है ना, अलग अलग तरह के जो है मोती। वहाँ पे वेट, मतलब फिक्स्ड अमाउंट का वेट, है ना, 2, 16, ऐसे 32, इसके रेशियो में इन्होंने वेट भी देना शुरू कर दिया। ठीक है, बट इतना डीप में नहीं जाना, आपको बस ध्यान में रखना है कि आईवीसी की खास बात क्या है, कि सील्स, बीट्स, वेट, स्टोन ब्लेड्स और बेक्ड ब्रिक्स सबसे इसकी खास बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद जो इनके घर होते थे वो ये ग्रिड सिस्टम में बनाते थे। ग्रिड सिस्टम आप सभी को पता है कि भैया अगर गैलरी हैं, ये मान लो स्ट्रीट्स हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये पैरेलल हैं, इनके बीच में पूरी हाउसिंग या सोसाइटी बसी हुई है, इसे हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम। और आईवीसी का एक ग्रिड सिस्टम, ऑब्वियस बात है, आप देखोगे काफ़ी कॉलोनीज़ में है ही नहीं। आप देखोगे काफ़ी जो फ्री होल्ड सोसाइटीज़ टाइप की होती हैं, वहाँ पे पतली सी गली है ना, फिर पता चला गली ही बंद है, तो बड़े ही विचित्र तरीके से गलियाँ हैं। बट उस टाइम की सिविलाइजेशन में आप देख रहे हैं कि भैया ग्रिड पैटर्न पे, है ना, कि भाई गलियाँ एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही हैं, इस तरीके से वो गलियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो वो पैटर्न ऑब्वियस बात है अब हम अपनी मॉडर्न सोसाइटीज़ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहाँ से सीख के, आईवीसी से सीखे। कि इतना पुराना मनुष्य जब इस बात को सोच सकता है, तो हम क्यों नहीं, है ना, अच्छे तरीके से, रेगुलर तरीके से जो है जो स्ट्रीट्स वगैरह हैं या कॉलोनीज़ वगैरह हैं वो बसा सकते हैं। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, ऑलमोस्ट राइट एंगल डिवाइडिंग द सिटी इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। फिर इसके बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। आज देख सकते हो कि काफ़ी सिटीज़ में तो ड्रेनेज सिस्टम खुला ही होता है, वहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। लाइटनिंग लैम्प पोस्ट काफ़ी जगह पे देखे गए। ऑब्वियस बात है, लाइट, बिजली तो नहीं होती थी, पर वो ऑब्वियस बात है फ्यूल वगैरह जो भी ईंधन वगैरह डाल के जलाते होंगे, लाइटनिंग लैम्प पोस्ट भी उनके पास रहता था। अब इसके बाद याद रखना है, सीटाडेल देखा गया मोहनजोदारो में, हड़प्पा में और कालीबंगन में। क्वेश्चन पूछा सकता है कि सीटाडेल कहाँ है। सीटाडेल जनरली क्या होता है, एक ऊंचा स्थान होता है। ठीक है, जनरली उसको सिटी से थोड़ा ऊंचे स्थान पे बनाया जाता है, जहाँ पे ऑब्वियस बात है जो भी वहाँ पे जितने भी फंक्शनल उसका यूनिट है ना, जैसे मान लो, जैसे आज हम देखते हैं कि काफ़ी एरियाज एक सिटी में ऐसे बनाए जाते हैं जहाँ पे वहाँ की तहसील है ना, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी बैठ रहे हैं। तो सेम उस टाइम पे एक सिटाडेल बनाया जाता था, जो कि ऑब्वियस बात है ऊंचे पोडियम पे बनाया जाता था। नीचे ऐसे बहुत सारी मिट्टी या ईंटें लगाई जाती थी, उसके ऊपर ऊंचे पोडियम पे वो बनाया जाता था। बाकी सिटी नीचे रह गई, वो ऊपर की साइड या ऊंचे में बनाया जाता था। ठीक है, तो उसको हम सिटाडेल कहते हैं, जहाँ पे मेन बिल्डिंग्स होंगी। ठीक, जहाँ पे मेन ऑफिशियल बिल्डिंग होगी, इसको हम सिटाडेल कहते हैं। ठीक, कहाँ कहाँ मिला ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, मोहनजोदारो और हड़प्पा और कालीबंगन में आपको देखने को मिला है। ठीक, और वही कहानी है, ये जो सिटाडेल होता था लगभग वेस्टर्न साइड में देखा गया हर जगह पे, और जो ईस्टर्न साइड है, ठीक है, वहाँ पे जो हाउस होंगे कॉमन पीपल के लिए होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। मेन सिटी जो है ईस्ट साइड में होगी। ठीक है, अब वहाँ पे अगर मान लो कि भाई कौन सा धर्म होता था, जनरली उस टाइम पे कोई धर्म वगैरह तो नहीं होता था, बट हाँ जो वहाँ पे पूजा होती थी वो पशुपति की होती थी। ठीक है, पशुपति को आप प्रोटोसिवा भी कह सकते हैं। और ये जनरली काफ़ी सील्स में, मैंने बताया ना, सील्स जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई ये किस क्लैन को फॉलो कर रहा है ना, तो ऑब्वियस बात है उसके लिए अलग अलग सील बनाई जाती थी। एक तरीके का मान लो चकोर सा पत्थर मान लो, है ना, स्टीरेट का बना होता था, तो स्टीरेट पत्थर का भी बना हुआ है, तो इस पर जनरली हो सकता है पशुपतिनाथ की फ़ोटो, है ना, या फिर कुछ भी जो है, मान लो कोई एनिमल हो गया, है ना, अलग अलग क्लैन का अलग अलग कोई भी जो उनका सिंबल होता होगा उसको वहाँ पे वो दर्शाते होंगे। ठीक है, बट जो पशुपति वाली सील है, इसमें देखा गया कि भाई वहाँ पे एक योगी बैठे हैं पोस्चर में, योगी पोस्चर में, और उनके 3 फेसेस हैं, जैसे ब्रह्मा जी के आप कह सकते हैं, है ना, हालांकि तो इसी तरीके से आप उनके 3 फेसेस देख सकते हैं, और 2 हॉर्न्स उनके हैं, और उनको 4 एनिमल्स ने घेरा है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, एलिफेंट, राइनो, टाइगर और बफेलो। देखो लायन नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं कर देगा। ठीक है, तो एलिफेंट, राइनो, टाइगर और बफेलो, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। आगे, अब कुछ साइट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं, जैसे मोहनजोदारो में आपको पब्लिक बाथ, जिसको हम ग्रेट बाथ भी कहते हैं, अगर मोहनजोदारो मूवी आपने देखी होगी ना, उसमें भी ये दिखाया गया है। डांसिंग गर्ल, ठीक है, कॉपर की डांसिंग गर्ल है, वो भी यहाँ पे मिली है। और बियर्डेड मैन, ठीक है, मतलब उसका केवल धड़ वाला पार्ट है, तो वो उसमें एक बियर्डेड मैन भी आपको दिखाया गया है। बाकी मैंने यहाँ पिक्चर वगैरह नहीं लगाई हैं, जिससे आपका ऑब्वियस होता है PDF ही लंबा बनता। तो अगर किसी को देखना है तो मोहनजोदारो की आप डांसिंग गर्ल या बियर्डेड मैन का फोटो भी एक बार गूगल पर डाल के देख सकते हैं।
ठीक है। ये भाई थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आई थिंक इस बार मिसप्रिंट ज़्यादा हो गया। कालीबंगन है ये, कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन है। कालीबंगन नाम से पता चल रहा है ब्लैक बेंगल्स, है ना, कालीबंगन, ठीक। लोथल जो है ये ध्यान रखिएगा पोर्ट सिटी है। पोर्ट का मतलब आपको पता है जहाँ पे जहाज वगैरह आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा पोर्ट भी होता था, किससे होता था उस टाइम पे, मेसोपोटामिया वगैरह से। कैसे पता चला सर? मेसोपोटामिया में हमारी जो है सील्स वहाँ पाई गई हैं और उनकी जो सील्स हैं वो यहाँ पे पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ हमारा ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ होता था, ठीक है। और मेसोपोटामिया जनरली जिसको पता करना है तो टिग्रिस और यूफ्रेट्स दो रिवर हैं, मुझे बताएंगे कौन सी कंट्रीज़ में, इसके बीच का जो क्षेत्र होता था इसको हम मेसोपोटामिया कहते हैं, ठीक है। और टिग्रिस यूफ्रेट्स कहाँ की नदियाँ हैं ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा है, ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा में हड़प्पन सील्स जो स्टेराइट की बनी है, मैंने आपको बताया स्टेराइट जनरली आपका एक तरीके का रॉक हो गया, ठीक। और धोलावीरा में, ठीक है, लार्ज सिमेट्री है ना, बहुत जो है जहाँ पे हाई अमाउंट में जो है दफनाए गए हैं वो सिमेट्री मिली है, ठीक है। और हब था जहाँ पे जो है ज्वेलरी बनाई जाती थी, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मैं यहाँ पे इसको एक बार कालीबंगन को यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे नोट्स पढ़ने में कोई भी समस्या ना हो। सॉरी, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर कालीबंगन, ठीक है। चलिए, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोहनजोदारो है इसको डिस्कवर करा था आर.डी. बैनर्जी ने, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। और किस ईयर में डिस्कवर करा था? 1922 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, वैदिक एज। तो वैदिक एज, वेद का मतलब ही होता है नॉलेज या टू नो, है ना। और वेदा का मन ही मतलब ही है सेक्रेड नॉलेज, है ना, पवित्र नॉलेज, ठीक, जो कि लिखी है वैदिक टेक्स्ट में, ठीक। और जो वैदिक टेक्स्ट है इसको दो पार्ट में बांटा गया है, मंत्र और ब्राह्मण में, ठीक है। तो मंत्र और ब्राह्मण दो पार्ट में इसको बांटा गया है। तो जनरली आज हम जिसको कास्ट कहते हैं वो जनरली ब्राह्मण क्या है, वैदिक टेक्स्ट के दो पार्ट्स हैं, है ना, इसमें एक मंत्र है और एक ब्राह्मण है, ठीक। चलिए, तो मंत्र जो है इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये कोर है उस वैदिक टेक्स्ट का, ठीक है, जिसके 4 कलेक्शन हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। आपको पता है 4 हमारे पास वेद हैं। और जैसा कि मैंने एक बार स्टूडेंट से पूछा भी था कि भैया बताओ हमारे 4 वेद कौन से हैं, तो कहता है साम दाम दंड भेद, है ना। तो खैर जोक से पार्ट, ये बच्चों की कहानियाँ चलती रहती हैं। तो खैर, तो मंत्र जो है वैदिक टेक्स्ट में उसको 4 कलेक्शन में बांटा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ब्राह्मण जो हैं वो एक्सप्लेनेशन है इन मंत्रास के, मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के एक्सप्लेनेशन है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। और उसमें सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, मतलब जो आपके क्या कहते हैं मंत्र वगैरह जो होते हैं ना, उसके में आपको पता है भाई ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, तो सैक्रिफिशियल रिचुअल्स कहलाए जाते हैं, ठीक। तो जो सैक्रिफिशियल रिचुअल हैं या एक्सप्लेनेशन है मंत्रास की वो ब्राह्मणास में आपको डिफाइन है। और 4 वेदा और ब्राह्मणों को अगर आप मिलाते हैं तो उसको हम श्रुति या हियरिंग कहते हैं। श्रुति का मतलब जिनको सेजिस, है ना, जो आपके ऋषि मुनि हैं, उन्होंने सुन के डायरेक्ट किससे सुना होगा? ऑब्वियस बात है ब्रह्मा जी से सुना होगा, है ना। ऐसा कहा जाता है कि वेद जो है वो ब्रह्मा जी ने सुनाए, और जिन ऋषियों को सुनाए, ठीक है, तो ऋषियों ने अगर उनको डायरेक्ट सुना तो उसके लिए उसको श्रुति कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? वेदास, जो कि ब्रह्मा ने सुनाए, ठीक है। और ऑब्वियस बात है उसी की जो एक्सप्लेनेशन है उसको ब्राह्मणा कहते हैं। और दोनों को मिला दिया जाए तो उसको हम श्रुति या हियरिंग कहते हैं। वाई? बिकॉज ऐसे हमारे सेजिस, ऋषि मुनि, जिन्होंने जो है वो डायरेक्टली सुना, किससे सुना? ब्रह्मा जी से सुना, ऐसा माना जाता है, ठीक। कुछ ऐसी किताबें हैं जो ऑब्वियस बात है ध्यान ज्ञान से लगाई गई है, और ध्यान ज्ञान किया गया है अरंक्याज में। अरंक्याज ऑब्वियस बात है उसको फर्स्ट बुक भी कहा जाता है, पर्यायवाची है जंगल का अरंक्याज, है ना। तो ये डील करती है मिस्टिसिज्म, राइट से, रिचुअल से और सेक्रीफाइस से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अरंक्यास क्या है? फॉरेस्ट बुक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर है उपनिषद। उपनिषद जनरली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं। ऑब्वियस बात है उपनिषद अलग अलग जो है आपके उस टाइम पे दार्शनिक जो होते थे उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जो कि आपके ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड को बताते थे, है ना, नेचर की क्या क्या मिस्ट्रीज हैं उसको बताते थे। और इसको हम वेदांता भी कहते थे, वेदों का एंड, है ना। एंड कंटेन फिलोसॉफिकल डिस्कशन, मतलब फिलोसफी पे बात होती थी, केवल डायरेक्ट वेदास पे ना बात होके फिलोसफीज पे भी जनरली बात होती थी। इसके बाद आगे ऋग्वेद सबसे पहले बनाया गया, मैंने आपको बताया अर्ली वैदिक एज में कौन सा वेद लिखा गया है? ऋग्वेद लिखा गया है, आपको ध्यान में रखना है। और लेटर वैदिक एज में बाकी तीनों आपके वेद लिखे गए हैं। कौन कौन से? सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है।
तो इसमें ध्यान में रखना, ऋग्वेद जो है उसमें टोटल 1028 हिम्स हैं और 10 उसके मंडल हैं। ठीक है, हिम्स का मतलब जनरली मंत्र कह सकते हो। ठीक है, जनरली 2 पार्ट में, या मैं बोलूँ 2 लाइन्स में जनरली जो लिखा जाता है और जिसमें फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड से मिल रहा है उसको जनरली हिम्स भी कहते हैं, ऐसे करके भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और सामवेद क्या है, जनरली ये ऋग्वेद से ही लिया गया है, ऑब्वियस बात है, लेटर वैदिक एज में इसको लिखा गया है, ऋग्वेद से ही जनरली लिया गया है और उसको पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है ना, और ताकि जिससे हमें आसानी हो उस मंत्र को गाने में। ठीक है, तो सामवेद को ये भी ध्यान में रखना है कि इंडियन म्यूज़िक जो है उसका स्टार्टिंग भी सामवेद से ही माना जाता है। ठीक है, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि सामवेद जो है उसमें म्यूज़िक है, ऐसे करके भी याद कर लेते हैं। ठीक, फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो कंपाइलेशन है जितने भी रिचुअल्स आपके होते हैं, ठीक है, उनका, और साथ में ये जो यज्ञ वगैरह आप करते हैं ना, उसमें जो आहुति वगैरह देते हैं, उसमें भी जो मंत्रास वगैरह हैं वो सब कहाँ से दिए गए हैं, यजुर्वेद से दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो कलेक्शन है मैजिकल स्पेल का। ठीक, और मतलब जिसमें जादू टोना या काले मंत्र आप कह सकते हो, है ना, या ऐसे मंत्र जिनसे बीमारियों को भगाया जा सकता है, वो जनरली आपके अथर्ववेद में है, तो आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और है, जो सत्यमेव जयते है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ध्यान रखना है मुंडकोपनिषद, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और बल्कि एसएससी वगैरह न जाने कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस में देख चुका हूँ कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ध्यान रखना मुंडकोपनिषद से यह लिया गया है। ठीक है, और हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चे कृपया यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है महाजनपद। ठीक है जी, तो आपने देखा शुरू में केवल लोग हंटर गैदरर थे, धीरे धीरे उन्होंने डोमेस्टिकेशन करना शुरू करा और जो फल फूल उगते थे उनको इकट्ठा करना शुरू करा। फिर उन्होंने देखा भाई हम फल फूल इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों ना उगाया जाए, है ना, तो पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। फिर उसके बाद जब ऑब्वियस बात है एक जगह पे डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया, है ना, उन्होंने बड़े बड़े अपने कारोबार सेट कर दिए, है ना, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियस बात है जब भाई एग्रीकल्चर करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे की जगह पे, तो ऑब्वियस बात है विलेज बन गए होंगे, है ना, ग्राम्स बन गए होंगे, फिर ग्राम ऑब्वियस बात है जनपद बने होंगे, जनपद जो है वो महाजनपद बने होंगे, है ना, बड़े बड़े विलेजेस मिलाकर एक जनपद, फिर बड़े बड़े जनपद मिला के एक महाजनपद बनता होगा। ठीक है, तो शुरू में मतलब जब सेटलमेंट होने लग गया तो ऐसा देखा गया शुरू में जो है टोटल 16 महाजनपद है। कितने हैं? 16 महाजनपद हैं। तो मैंने आपको बताया कैसे बने जनपद, तो आपने देखा एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ ट्रेड का, है ना, व्यापार हुआ, मनी पैसा भी आने लग गया, अर्बनाइजेशन हुआ, एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक आयरन, तो इसकी वजह से जो है आपने देखा महाजनपद बनना शुरू हो गए। तो इसमें कौन कौन से महाजनपद हैं मैंने आपको बताया 16 हैं, और इन 16 की कैपिटल्स आपको याद करनी चाहिए, और मेन जो बता रहा हूँ वो तो आप याद कर सकते हैं। जैसे अंग प्रदेश सुना होगा काफ़ी बार, ये हमारी स्टोरीज़ में भी आता है, तो इसकी कैपिटल है चंपा, है ना, पुरानी स्टोरीज़ में लिखा होता है अंग प्रदेश का एक राजा है, तो ऑब्वियस बात है उसकी कैपिटल इट इज चंपा। ठीक है, इसके अलावा मगध सबसे इंपॉर्टेंट एम्पायर, तो उसकी जो कैपिटल है ये है राजगीर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। काशी, है ना, काशी तो हमारा बताएंगे कौन सी सिटी को काशी कहा जाता है, क्या ये वाराणसी है, तो उसकी कैपिटल भी काशी है। ठीक है, इसके अलावा आप जो याद कर सकते हो, ठीक है, एक है कुरु प्रदेश और इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ है ना, और ये महाभारत में भी इसका काफ़ी बार जो है इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा मत्स्य जिसकी कैपिटल विराटनगर है। ठीक है, गांधार, है ना, गांधारी याद है, तक्षशिला इसकी कैपिटल है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आप जो है मेन तो ये, हाँ, इसके अलावा नेक्स्ट अवंती, है ना, अवंती इसकी कैपिटल उज्जैन या फिर माहिष्मती साम्राज्यम, है ना, तो वही माहिष्मती, खैर वो अलग है, पूरा जितना भी वो मूवी है ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं फिक्सन बेस पे बनाई गई है, बट ऑब्वियस बात है अवंती की कैपिटल उज्जैन आप जानते हैं, जहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है। ठीक, खैर नेक्स्ट देखते हैं। जब ऑब्वियस बात है महाजनपद बने तो उस पर कोई ना कोई राजवंश राज भी करता होगा, तो ऑब्वियस बात है उसमें जो राज करने वाली डायनेस्टी है उसमें से कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे हारंक्य डायनेस्टी है, ठीक, तो इसका फाउंडर याद रखना है बिंबिसार है। ठीक है, दो नाम आएंगे, एक बिंबिसार एक बिंदुसार। जो बिंदुसार है ये अशोक का पिता है ना, अशोक का पिता है मौर्यन एम्पायर, और ये बिंबिसार याद रखना, बड़ी कन्फ्यूजन करते हैं दोनों। तो बिंबिसार जो है फाउंडर है हारंक्य डायनेस्टी का। ठीक, और ध्यान में रखना है वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंटेम्प्रेरी है बुद्धा और महावीरा का, मतलब इसके टाइम पे, इसके दौर पे ही बुद्ध और महावीर, है ना, ये थे, ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन पूछा आता है कि भैया इनमें से कौन बुद्ध और महावीर के कंटेम्प्रेरी है, तो ध्यान में रखना है बिंबिसार है। ठीक, तो इसकी कैपिटल राजगीर बताएंगे किसकी कैपिटल है, अभी जस्ट पढ़ा था,
ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे से फ्यूचर में देखेंगे तो ऑब्वियस बात है इसका आंसर मुझे कमेंट में करेंगे, ठीक। फिर इसी का बेटा अजातशत्रु, पिताजी को मार दिया सबने, बिंबिसार को मार दिया और ऑब्वियस बात है फिर गद्दी पे राज करा, ठीक। और बुद्धा जी जो हैं वो इसी के जो है दौर में मरे, ऑब्वियस बात है पिता के कंटेम्प्रेरी थे तो उसके दौर पे आके मर गए होंगे। फिर इसमें एक और राजा याद रखना है, उद्यायन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उद्यान जो है किस डायनेसिटी को बिलोंग करता है ये भी पूछा गया है, तो हारंग के डायनेसिटी को बिलोंग करता है, ध्यान में रखिएगा। और लास्ट रूलर भी पूछा जाता है, तो नागदत्त का इसका लास्ट रूलर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो जो मेन बात है वो इतनी ही है, बस इतना ही पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इसी का रिवीजन करना है बार बार। तो मैंने क्या क्वेश्चन रखे हैं जो काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो यही 4-5 पॉइंट में मैंने क्वेश्चंस लिख दिया आपके। फिर है नेक्स्ट शिशुनाग डेंसिटी, ऑब्वियस बात है नाम ही शिशुनाग है तो शिशुनाग ने इसको बनाया होगा। फिर इसी का बेटा कालाशोक है ना, जिसको काका वर्ण भी कहते हैं, तो ये जो है इसका सेकंड रूलर है, ध्यान में रखिएगा, बस इतना ही याद करना है। नंद डेंसिटी, ठीक है, तो इसको रखा गया था या जो है फाउंडर थे महापद्मानंद। और ध्यान में रखना है ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो नंद डेंसिटी थी ये जनरली शूद्र है ना उस टाइम पे, तो ऑब्वियस बात है इस तरीके से कास्टिज्म चलता था, ठीक है। हालांकि से अगर आप ये भी चीज़ देखेंगे कि जो आपका अर्ली वैदिक एज था वहाँ पे कास्टिज्म जनरली एज सच नहीं होता था, है ना, कि भाई ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या फिर शूद्र है, तो इस तरीके से वहाँ पे वर्णों को मतलब इंसानों को नहीं बांटा जाता था। वहाँ पे बस काम को देखा जाता था कि भाई अगर ये पूजा पाठ कर रहा है तो ये ब्राह्मण है ना, और अगर ये युद्ध वगैरह लड़ रहा है तो क्षत्रिय है ना, अगर ये अगर सफाई वगैरह कर रहा है तो अब ज़्यादा शूद्र है ना। तो इस तरीके से क्लासीफाई किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। और ऑब्वियस बात है जैसे जैसे हम अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक एज की ओर आए तो ये जो है ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं रूढ़िवादी बन गया। और ऑब्वियस बात है पूर्व क्या देखा गया कि भाई ये अगर ब्राह्मण रेस से आ रहा है तो ब्राह्मण ही इसके जो है पुत्र परिवार होगा, और ऐसे ही सेम शूद्र से आ रहा है तो शूद्र ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है रिचुअल्स वगैरह भी सारे कंस्ट्रेंड हो गए, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये बुद्धिज़्म बना ही उसकी वजह से था, ठीक है। तो खैर इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, पर देखा जाएगा कि नंद जो डेंसिटी है या डायनेस्टी है तो ये जो है शूद्र को बिलोंग करते थे। और ऑब्वियस बात है इसका जो पहला रूलर है ये है महापद्मानंदा। खैर मैं ज़्यादा भटकूंगा नहीं क्योंकि फिर टॉपिक जो है कहीं ना कहीं वेग हो जाएगा और क्लास भी लंबी हो जाएगी, तो केवल टू द पॉइंट में आपसे बात करूँगा। फिर इसमें ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट, हाथी गुम्फा, ये गिम्फा नहीं है, GU है ना, हाथी गुम्फा है। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन उड़ीसा में प्राप्त करी गई है। तो ये बताता है कि कैसे कलिंग पे विजय करी थी नंदास ने, है ना। तो नंदास के लिए हाथी गुम्फा जो है इंस्क्रिप्शन, ये ध्यान में रखना। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थर, है ना, अभिलेख जिसको भी कह सकते हैं कि भाई पत्थर पे लिखा है या कहीं पे लिखा है कि भाई कि जो कलिंगा है इस पे नंदास ने राज किया था, ठीक। तो ही क्लेम्ड टू बी एकारत, तो ध्यान में रखना महापद्मानंदा ने एकारत की उपाधि भी इसको दी गई थी कि भाई ये वो है जिसने सारी रूलिंग क्लास को डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना, सबको उसने मार दिया। और अलेक्जेंडर अटैक इंडिया ड्यूरिंग द रीइंग ऑफ धनानंद, तो जो नंद एम्पायर है इसी में धनानंद हुआ और धनानंद के ही टाइम पे अलेक्जेंडर ने भारत पे हमला किया था, ये ध्यान में आपको रखना है। और अलेक्जेंडर को भारत के बॉर्डर पे, है ना, कौन सा सबसे पहले राजा मिला, तो पोरस, ये भी आपको पता होगा, है ना। तो ये नाटक वगैरह भी जनरली आते थे, तो पोरस मिला। फिर वही कहानी ये बताई गई कि भाई पोरस इतना जो है बलशाली था कि भाई जब इसकी सेना इतनी बलशाली है तो भारत में जाके और बलशाली सेना मिल सकती है। तो इसीलिए जो आपकी कौन सी आई थिंक चेनाब रिवर है उसके इस पार जो है इसकी सेना, अलेक्जेंडर की सेना भारत में एंटर नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। फिर है मगध, तो मगध जो एम्पायर है, ठीक है, या इसमें जो सबसे मेन जो एम्पायर है इसमें मौर्यन एम्पायर भी कह सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और मौर्यन एम्पायर का जो फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। 321 बिफोर क्राइस्ट, मतलब अभी क्राइस्ट को पैदा होने में 321 साल और हैं, उससे 321 साल पहले की कहानी है ना, युगों युगों की कहानी, तो उससे पहले की कहानी है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्यन एम्पायर की शुरुआत करी। इसी का पुत्र बिंदुसार, मैंने बताया ना बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज मत होना, ठीक। बिंबिसार जो है कहाँ पड़ा था, हारंग की डेंसिटी, उसका जो है फाउंडर, और बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन, अशोक, जो अशोका द ग्रेट हम पढ़ते हैं, ठीक। अशोका फेमस अपने धम्मास के लिए, है ना।
तो ये ध्यान में रखना, अशोका के धम्म। और अशोकन पिलर, सबसे बड़ी बात, जो सारनाथ का अशोकन पिलर है ना, जिसमें वो शेर आपने देखा होगा, नेशनल एम्बलम वाला शेर है ना, 3 मुंह वाला शेर, तो वो जनरली वहीं से ही लिया गया है और वो कहाँ पे है, सारनाथ में है। और ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब एक ही पत्थर से बनाया गया है, ऐसा नहीं कि अलग अलग पत्थर को जोड़ा गया, एक ही पत्थर है, एक ही पत्थर पे वो क्रेविंग करी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक, फिर इसके बाद पोस्ट मौर्यन में कुछ डायनेसिटीज़ जल्दी से देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे शुंग डायनेसिटी, किसके द्वारा स्थापित किया गया, पुष्यमित्र शुंग ने। और जनरली ऐसा माना जाता है कि ये कास्ट वाइज अगर देखा जाए तो ये जनरली ब्राह्मण क्लास को फॉलो करते थे और ये मौर्यंस के अंडर ही किसी अच्छे पद पे थे, तो उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और जो है शुंग डायनेसिटी की या डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आए शाखाज, है ना। शाखाज को सिंथियंस भी कहा जाता है। काफ़ी लोग पढ़ेंगे कि सर शाखा और सिंथियन में क्या अंतर है, तो सिंथियंस जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे भारत में, उनको ही शाखाज कहा गया। ठीक, और शक संवत वगैरह ये सब जो कहानी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं वहाँ से, जैसे शक संवत जो है आपका विक्रमादित्य के द्वारा जनरली चलाया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रुद्रदमन है। ठीक, और जिसने लगभग 2nd सेंचुरी AD के आसपास इन्होंने राज चलाया। और इसके बारे में इंस्क्रिप्शन ऑफ गिरना, है ना, गिरनार है, गिरनार, नॉट गिरना, इट इज गिरनार। और ये गिरनार कहाँ है सर, गुजरात में है, गुजरात में, ये ध्यान में रखिएगा। तो गिरनार कहाँ है सर, गुजरात में। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट पार्थियंस। पार्थियंस जो थे ये कहाँ से आए थे, ये ईरान से आए थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर है कुषाणा। ठीक, और ये जनरली बिलोंग करते थे वेस्टर्न चाइना को, और इनको यूहे चीज भी कहा जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो पहले या फाउंडर जो कह सकते हैं ये था कुलुजा कैडाफिसिस, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कनिष्क, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और ठीक, अच्छा कनिष्क, सॉरी मैं शक एरा जो बात कर रहा था, ये जो है कनिष्क के द्वारा जो है दिया गया था। तो शक संवत जो हम करते हैं कहते हैं ये कनिष्क के द्वारा जो है दिया गया। और आप देखोगे शक संवत थोड़ा आगे चलता है, तो 78 उसमें जोड़ देना आज की एज में, तो आपका शक संवत भी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद उसी के टाइम पे, उसी के दौर पे चरक, है ना, चरक जिसको फादर ऑफ आयुर्वेद कहा जाता है, चरक संहिता लिखी थी, ये इन्हीं के दौर में, कनिष्क के दौर पे ही थे, ध्यान में रखना है। अश्वघोष जिसने बुद्ध चरित्र लिखी, मतलब बायोग्राफी ऑफ बुद्धा लिखी, ये भी इसी के टाइम पे थे। ये ध्यान में रखना है कि भैया ऐसा पूछा था कि किसके कोर्ट में कौन कौन थे, है ना, तो कनिष्क के कोर्ट में चरक थे, या उनके टाइम पे चरक थे जिन्होंने आयुर्वेदा लिखी थी, किताब है चरक संहिता। और अश्वघोष जिसने बुद्ध चरित्र लिखी, है ना, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे जल्दी से देखते हैं बुद्धिज़्म। तो उसी टाइम पे कुछ धर्म भी प्रोपोगेट हुए, जैसे बुद्धिज़्म। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, लुम्बिनी, ध्यान में रखना है, नियर कपिलवस्तु। और अगर आप ये एज याद कर सकते हो, ईयर याद कर सकते हो, तो ये भी याद कर सकते हैं। अदरवाइज केवल यही पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ है, तो लुम्बिनी याद रखना है, याद कर लेना। फादर जो है सुदर्शन है, साक्य वर्ण से थे, और माता का नाम माया देवी, और जनरली ये बर्थ के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी, तो उनको इनकी जो है मौसी कह लीजिए, उन्होंने पाला था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, 16 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था यशोधरा के साथ, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक, और ऑब्वियस बात है, आपने अगर कभी कहानी पढ़ी हो बुद्ध की, तो इनको जनरली जो है केवल अच्छे माहौल में रखा जाता। अच्छे माहौल का मतलब केवल खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई जाती थी। ठीक है, क्योंकि इनका शुरू से ही वियोग से, है ना, जनरली इनको उसकी तरफ, है ना, कुछ सच्चाई ढूंढने की तरफ इनका जाने का मन था। तो इनके पिता को लगा भाई कि ये कहीं ना कहीं छोड़ के ना चला जाए राजपाट को, तो इसलिए इनको जनरली सब दुखों से दूर रख के केवल सुख वाले माहौल में रखा जाता था। पर आपने पढ़ा होगा, एक बार ये भ्रमण करने निकले थे, तो उन्होंने एक जो है मरा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति इस तरीके से देखा, तो उनको लगा कि भैया सब कुछ जो है ये सही नहीं है और लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं। तो फिर इन सर्च ऑफ ट्रुथ इन्होंने 29 साल की उम्र में जो है अपना जो है घर छोड़ दिया था। फिर इन्होंने एनलाइटमेंट पाया, जिसको हम निर्वाणा कहते हैं। और निर्वाणा का एक्चुअली जो मतलब होता है, ये होता है जो परे है ना, जन्म मृत्यु से परे है, उसको हम निर्वाण कहते हैं, है ना। तो निर्वाण मतलब ये जो जन्म मृत्यु से परे है। ठीक, तो 35 साल की उम्र में बोधि ट्री के अंडर, ध्यान रखना, इन्होंने निर्वाणा या जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। ठीक, तो इन्होंने एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। ठीक, और इन्होंने सबसे पहले जो अपना स्पीच दिया था, ये भी याद रखना है, सेरेमोन एट सारनाथ। और मृत्यु भी 80 की उम्र में कुशीनगर में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, अब बुद्धिज़्म के 3 जो है पिलर हैं। सबसे पहले बुद्धा जो फाउंडर हैं,
धम्म, उनके टीचिंग को धम्म कहा जाता है, जो अशोक ने धम्म जो है रखे थे। ये बुद्धा, एक्चुअली अशोक ने लास्ट में बुद्धिज़्म को ही फॉलो कर लिया था, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। संघ, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं या नन होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है संघ कहा जाता है। इसके अलावा 4 ट्रुथ हैं बुद्धा के, जिसको आर्य सत्य भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला है वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, है ना, दुख से भरी हुई है। कॉज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर, और ऑब्वियस बात है भाई, दुख का कारण क्या है कि इच्छाएं हैं, है ना, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आज हमने सारी फिलॉसफीज जनरली मिक्स कर दी होती हैं, पर ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी है कि भैया जो है दुखों से भरा है, और जो दुख का कारण है वो इच्छाएं हैं, है ना, और अगर इन इच्छाओं से आपको मुक्ति पानी है, ठीक है, तो आप धर्म निरोधा कर सकते हैं, ठीक। दिस कैन बी डन बाय 8 फोल्ड पाथ, है ना, 8 अष्टांगिका जो पाथ हैं, ठीक, या मार्ग हैं, उनसे आप जो है क्या पा सकते हैं, एनलाइटमेंट पा सकते हैं, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और वो अष्टांगिका मार्ग क्या है कि भाई आपका राइट व्यू हो, राइट रिजॉल्व हो, राइट स्पीच हो, राइट कंडक्ट हो, राइट लिवलीहुड हो, राइट एफर्ट हो, राइट माइंडफुलनेस हो, और राइट कंसंट्रेशन हो। क्या ये याद करने? नहीं, केवल आपको ध्यान में रखना है कि अष्ट जो अंगिका मार्ग हैं ये किससे रिलेटेड हैं, तो बुद्धिज़्म से हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है, बट क्या क्या होते हैं ये भी मैंने आपको लिख के बता दिया है, ठीक है। हालांकि ये रटने नहीं है, बिल्कुल आपको बस बेसिक बातें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन भी हमसे बेसिक पे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बिलीफ इन निर्वाणा, निर्वाणा मतलब जन्म मृत्यु से परे। तो व्हेन डिज़ायर सीजेस, जब आपकी इच्छाएं बंद हो जाएं। रिबर्थ सीजेस, मतलब आप जन्म मृत्यु से अलग हो जाएं, परे हो जाएं। एंड निर्वाणा इज अटेंड, तो आपको निर्वाण मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप फ्री हो जाएंगे साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ, है ना, जन्म मृत्यु से आप फ्री हो जाएंगे, रिबर्थ से फ्री हो जाएंगे, ठीक। और ये कैसे मिलेगा? इन 8 फोल्ड पाथ से, अष्ट अंगिका मार्ग से, ठीक। और बुद्धा के अकॉर्डिंग ये भी ध्यान में रखना, जो सोल है वो मिथ है ना, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है, ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट है बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो इसमें त्रिपिताकास है ना, इनको त्रिपिताकास, जिनको हम 3 फोल्ड बास्केट भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले विनय पिताका, है ना। विनय पिताका जनरली डिसिप्लिन है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के बारे में। सूत्र पिटाका, इसका मतलब है बुद्धिस्ट जो सरमन्स हैं, है ना, जो उनके क्या कह सकते हैं, प्रीचिस हैं, है ना, भाषण है एक तरीके से। तो भाषण ना कहकर उसे ज्ञान कहूँ, है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर है अभिधम पिताका, ठीक, एक मिनट दीजिएगा। अभिधम पिटाका जो कि फिलोसफिकल प्रिंसिपल हैं बुद्धिस्ट रिलीजन के, ठीक। ऐसे ही महावस्म और दीपवस्म, ये क्या है, इंफॉर्मेशन देती हैं आपको श्रीलंका के बारे में, ठीक है। तो 3 पिताका कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखना है, विनय पिताका, सूर्य पिताका और अभिधम पिताका। नाम याद करना, डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि इसमें से कौन कौन से त्रिपिताकास हैं, ठीक, या कौन सा नहीं है, ऐसा भी पूछ सकता है। और इसके अलावा जातक, जातक क्या है, स्टोरीज़ हैं, है ना, स्टोरीज़ हैं कि कैसे जो है भगवान बुद्ध के अलग अलग जन्म हुए हैं, ठीक। तो ये हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी हमारे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज जैनिज्म। जैनिज्म के जो असली फाउंडर माना जाता है वह है ऋषभनाथ, है ना, जिनको पहले तीर्थंकर कहा जाता है। फिर इसके बाद 23वें तीर्थंकर जो हैं वो पारसनाथ हैं, और 24वें जिनको हम जानते हैं वर्धमान महावीर, है ना। महावीर जनरली जैनिज्म गॉड कह सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले किसने जो है फाउंड किया है, तो ऋषभनाथ जी ने, ठीक है, या भगवान ऋषभनाथ कह सकते हैं, ठीक। 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 23वें पारसनाथ और 24वें वर्धमान महावीर हैं, ठीक है। अब वर्धमान महावीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो ये कुंदग्राम है, ठीक है, नियर वैशाली, ये आपको ध्यान में रखना है। पेरेंट्स सिद्धार्थ और त्रिशिला, सिद्धार्थ पिताजी और त्रिशिला माताजी। मैरिड टू यशोदा, ठीक है। बर्थ टू ए डॉटर नेम प्रिय दर्शेना है ये, ठीक। ये भी मिसप्रिंट है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, प्रियदर्शेना। और इनके जो हस्बैंड है जमाली, ये सबसे पहले इनके सरमन बने, है ना। सबसे पहले जो है इनसे ज्ञान जो है जमाली ने ही, उनके हस्बैंड ने ही लिया था। 30 साल की उम्र में ये एशियाटिक हो गए और घुमक्कड़ हो गए, है ना। घुमक्कड़ का मतलब ज्ञान के लिए घूमने वाले, ठीक। और अगले 12 साल तक इन्होंने जो है अलग अलग जगह पे जो है ज्ञान के लिए और भी ज़्यादा भ्रमण किया। और 13वें साल में जो है इन्होंने प्राप्त करी जो उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं केवला जना, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है, जो उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज जो प्राप्त किया उसको हम केवला जना कहते हैं, ठीक। और इसी के बाद इनको जो है महावीरा या फिर जीना की उपाधि दी गई, आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और मृत्यु कहाँ हुई, ध्यान रखना, पावर नियर राजगृह, ठीक। चलिए टीचिंग्स। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आपको निर्वाण लेना है
मतलब फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ होना है। तो 3 प्रिंसिपल्स हैं जैनिज्म के, ध्यान में रखना है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ठीक है, सबसे पहले फेथ होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और फिर आपका आचरण सही होना चाहिए। ठीक, और आपको ध्यान में रखना है जो जैनिज्म है इसको 2 पार्ट्स में जनरली देखा जाता है। एक है श्वेतांबर्स जिनको वाइट क्लैड कहते हैं, और दिगंबर्स जिनको हम ऑब्वियस बात है नेक्ड क्लैड में हम रखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जैनिज्म में कुछ जो है नग्न में घूमते हैं, तो ऑब्वियस बात है उनको दिगंबर्स कहा जाता है, और जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उनको श्वेतांबर्स कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट एज संगम एज। और संगम एज कहाँ का है तो ध्यान रखना साउथ इंडिया का है। ठीक, और संगम का मतलब ये असेंबली, मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया कि जो संगम एज है जनरली किनके दौर पे जो है इकट्ठा हुए या असेंबली हुई, तो पांड्यास जो कि किंग थे कहाँ के, मदुरई के। और मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में है। और कौन सी रिवर के तट पे है, तो वैगई रिवर के तट पे है। ये भी ध्यान में रख सकते हो, ज्योग्राफी वगैरह में ये सब मैंने आपको पढ़ाया होता है। ठीक है, तो जनरली ये जो संगम है ये यहाँ पे क्या होते थे कि जो पोइट्स हैं है ना वो आके मिलते थे, और पोएम्स वगैरह जो हैं संस्कृत वगैरह में सुनाते थे। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा जाए कि भाई आपके जो वेदास हैं किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो संस्कृत में लिखे गए, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, और जो पोएम्स वगैरह हैं ये जनरली संस्कृत या फिर तेलुगु लैंग्वेज में आपको देखने को मिलती थी। ठीक, और ये पोएम की थीम होती थी लव एंड वार। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और इन पोएम के 8 कलेक्शन करे गए जिनको अट्टुगोई कहा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि साउथ इंडिया में कुछ आपके मेन जो हैं राजवंश होते थे, ध्यान में रखना है, जैसे चेरास। तो चेरा का जो फ्लैग पे आप देखोगे ना मार्क क्या होता था, बो एंड एरो, धनुष बाण का होता था। पांड्यास के उसमें क्रैफिस होती थी, और चोलास टाइगर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि भाई उनके जो है मेन सिंबल क्या थे, झंडे पे किसके सिंबल होते थे, तो चेरास, बो एंड एरो, पांड्यास क्रैफिस, और चोलास टाइगर। तो ये प्रश्न भी पूछे गए, इसलिए मैंने केवल ये लिखे हैं। ठीक, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं केवल वही लिखी हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट गुप्ता एम्पायर, गुप्ता साम्राज्य। तो इसके सबसे पहले फाउंडर याद कर लीजिएगा श्रीगुप्त हैं। ठीक, और इसके जो बेटे हैं घटोत्कच वो उसके नेक्स्ट सक्सेसर थे। और गुप्ता एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है इंडिया का, ध्यान में रखना है। घटोत्कच का ही जो सन है वह है चंद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश की हैं, ये ध्यान में रखना। इसलिए चंद्रगुप्त 1 लिखा है, ऐसे चंद्रगुप्त 2 भी होंगे। ठीक, तो चंद्रगुप्त वो जो हैं, ठीक है, मौर्यन एम्पायर वाले वो अलग हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और ये कौन है, गुप्त एम्पायर के चंद्रगुप्त है। ठीक, और इलाहाबाद के पिलर इंस्क्रिप्शन में है ना, पिलर होगा उसमें ऑब्वियस बात है लिखा होगा कि चंद्रगुप्त 1 जो है इनको महाराजा धीराज की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, और जो समुद्रगुप्त हैं इसको जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, वी.ए. स्मिथ के द्वारा कहा गया नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक, अब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बात, हरिसेना जिसने प्रयाग परिस्थिति है ना, प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त, मतलब समुद्रगुप्त की अच्छाई करते हुए। ठीक है, और फेमस पोइट भी थे किसके, अच्छा ये भी पूछा जाएगा किसके कोर्ट पोइट थे, किसके कोर्ट में बैठते थे है ना, या किसके कोर्ट में जो है उनकी कोर्ट की जो है अभिलाषाओं को बढ़ाते थे, या मैं कहूँ कोर्ट को और अच्छे से रिप्रेजेंट करते थे, वो थे हरिसेन। ठीक, और प्रहस्ती जिसमें फेमस है प्रयाग परिस्थिति या इलाहाबाद परिस्थिति, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और उसमें यही लिखा गया प्रयाग परिस्थिति में, उस आप देखेंगे जो आपका मोनोलिथ है उस पर यह लिखा गया कि भाई समुद्रगुप्त जो है वो बहुत बड़ा वॉरियर है और उसने बहुत बड़ा क्षेत्र जीत रखा है। ठीक है, मतलब अच्छाइयाँ सारी वहाँ पे लिखी थी। ठीक, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त 2 है जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक, और उसी के टाइम पे विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्तम है ना, किताबें हैं कई बार पूछी गई हैं। और मुद्र राक्षस ये भी किसने लिखी है, विशाखदत्त ने ही लिखी है। ठीक, तो ये 2 किताबें हैं। देवी चंद्रगुप्तम मतलब देवी का रूप धारण कर लिया है, किसने, देवी चंद्रगुप्तम मतलब चंद्रगुप्त ने देवी का रूप धारण कर लिया, ऐसा उस किताब में कुछ जो है कहानी रही होगी। ठीक है, और मुद्र राक्षस ये भी विशाखदत्त के टाइम पे, या विशाखदत्त जो कि चंद्रगुप्त के टाइम पे इनके ही द्वारा लिखी गई है। अब इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट ह्वेनसांग है ना, जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर है, ये इन्हीं के कोर्ट में आया था। ठीक है, तो ह्वेनसांग जो है किसके टाइम पे भारत आया था, किस साम्राज्य में भारत आया था, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आया था, ये भी ध्यान रखना। और भी स्कॉलर्स उस टाइम पे हुए हैं, तो आप समझ रहे हो क्यों उसको गोल्डन एज कहा जा रहा है। ठीक है, एक तो बहुत बड़ा एरिया जीत रखा था है ना, बड़े बड़े कनकरर थे, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गए, ये सब बड़े बड़े कनकरर्स थे, बड़े बड़े एरियाज इनके अंडर थे। इसके अलावा गोल्डन कॉइन्स है ना, सबसे फेमस कहानी गोल्डन कॉइन, जिसमें जो है गॉडेस लक्ष्मी वगैरह है ना, किंग जो है वीणा बजा रहा है ना, तो ऐसे जो है चित्रण इनके गोल्डन कॉइन्स में देखेंगे, गोल्ड कॉइन्स में देखे गए। ठीक, और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स देखो किसके टाइम पे, चंद्रगुप्त 2 इनके टाइम पे तो बड़े बड़े स्कॉलर्स आए, जैसे
कालिदास, है ना, कालिदास किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो ये भी ध्यान में रखना है, चंद्रगुप्त सेकंड के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, एक ही बात है। तो इन्होंने किताबें लिखी जैसे शाकुंतलम हो गई, अभिज्ञान शाकुंतलम सुना होगा ना, मेघदूतम, है ना, कुमार संभवा, ये सब किताबें कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। और भी किताबें, पर मेन जो पूछी गई हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊँ। फिर सुश्रुत, जिन्होंने किताब लिखी सुश्रुत संहिता, ठीक, इन्होंने बताया कैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करती हैं। और सर्जरी के पिता, है ना, चीर फाड़ जो होती थी उस टाइम पे सुश्रुत करते थे। सोचो आज सर्जरी जो हम कर रहे हैं उस टाइम पे भी होती थी, और वो कौन करते थे, सुश्रुत करते थे, ध्यान रखना है। जैसे कामसूत्र किताब लिखी गई वात्स्यायन के द्वारा। आर्यभट्ट, इसने लिखी आर्यभट्टियम, है ना, आर्यभट्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो एस्ट्रोलॉजर थे, है ना, उस टाइम के। वराहमीर, है ना, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी और हॉरोस्कोप पे कहानी लिखी, किताब लिखी पंच सिद्धांतिका, ये ध्यान में रखना है। और ऐसा माना जाता है जो चेस गेम है वो भी इसी टाइम पे इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। और यही किताबें जो हैं ईरानियंस वगैरह और बौद्ध देशों में उधर से ट्रांसफ़र हुई, और इन्हीं किताबों को पर्शियन लैंग्वेज में लिख के, देन रोमानियन लैंग्वेज में लिख के, और ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो मॉडर्न साइंस है वो कहीं ना कहीं इन्हीं किताबों के आसपास चल रहा है, ठीक है, या इन्हीं किताबों से कुछ ना कुछ बातें वहाँ ली गई हैं, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। खैर ये सब कहानियाँ हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के पिताजी का नाम, ठीक है, प्रभाकर वर्धन, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी है, ठीक है, ये फाहेन है और मैंने ये आपको हुइनसांग बता दिया, आई एम सॉरी। फाहेन जो चाइनीज़ ट्रैवलर है, ठीक है, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे हैं, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, ये मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था, यही मैं कहूँ कि हुइनसांग तो जो है हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे ना, एच फॉर हुइनसांग और एच फॉर हर्षवर्धन, तो थोड़ा सा दिमाग में क्लैश हुआ। खैर हुइनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम पे आए, एच फॉर हर्षवर्धन और एच फॉर हुइनसांग, ठीक है, जिसको फाइनसांग भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, इन्हीं के कोर्ट में आए थे। और बाणभट्ट जिन्होंने हर्ष चरित्र, है ना, इनकी बायोग्राफी लिखी थी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट। तो ऑब्वियस बात है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि हर्ष चरित्र किसने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, और लगभग 1 घंटे में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और देख रहे हो 14 ही पेजेस में आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो 7 पेजेस में आपका एंशिएंट, और लगभग 10-12 पेजेस में हमने मॉडर्न पढ़ा था, और लगभग ऐसे ही 7 पेजेस में आपको मैं ये कंप्लीट करा दूँगा, मतलब 22-25 पन्नों में आप मान के चलें आपका पूरा हिस्ट्री रिविज़न हो जाएगा। और सब कुछ अच्छा रहा तो 10 में से अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी आपके यहाँ से बनते हैं, है ना, तो अच्छे से उनको करना, गलत मत करना। आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री की ओर, मध्यकालीन इतिहास की ओर। सबसे पहले भारत में देख लेते हैं क्या चल रहा था, इंपॉर्टेंट है। ट्राईपर्टाइट स्ट्रगल, ट्राईपर्टाइट मतलब 3 पक्ष हैं, उनके बीच में लड़ाई चल रही है कि इस पर्टिकुलर जगह पे हम राज जमाएंगे। और वो पर्टिकुलर जगह कौन सी होती थी, कन्नौज, है ना, उस टाइम पे कन्नौज यूपी में है। तो कन्नौज को सेंट्रल पोजीशन मानी जाती थी कि भाई यहाँ पे राज कर लिया तो पूरे ही भारत पे राज कर लिया, है ना, क्योंकि एक तो जो है गंगा रिवर वहाँ से है ना, फर्टाइल लैंड वहाँ पे है, अच्छा खासा फसल वहाँ पे होगा। तो ऐसा माना जाता है कन्नौज पे जिसने राज कर लिया बहुत प्रेस्टीज की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। तो इसी के लिए ट्राईपर्टाइट मतलब 3 बड़े बड़े राजवंश में लड़ाई चल रही है। किसके बीच में चल रही है, पालास, राष्ट्रकूटास और प्रतिहारास। पालास कहाँ पे राज करते हैं, तो भारत के ईस्टर्न साइड में, ये देख सकते हो ये वाला एरिया, ये ईस्टर्न साइड वाला एरिया, यहाँ पे पाला राज कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट जो है ये दक्कन, है ना, इस वाले रीजन में राष्ट्रकूट जो है राज कर रहे हैं। प्रतिहारास वेस्टर्न रीजन में, इसमें राज कर रहे हैं। तीनों का ही काम क्या है कि ये जो कन्नौज वाला एरिया ना, गंगा वाला एरिया है ना, जहाँ पे फर्टाइल प्लेन है, ये हमें मिल जाए, ये मिल गया तो समझ लो पूरा भारत हमारा। तो उस टाइम पे ये लड़ाई चल रही थी। कब, जब मध्यकालीन भारत की बात करूँ, 8वीं या 9वीं सेंचुरी की बात करूँ, है ना, तो जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके जन्म के 800-900 साल बाद की बात करूँ, तो ये काम भारत में देखने को मिल रहा था, ठीक। तो जल्दी जल्दी जान लेते हैं, जो गुर्जर प्रतिहारा या प्रतिहारा वंश जो है, ये किसने इसको जो है फाउंड किया है, तो इट इज़ फाउंडेड बाय नागभट्ट वन, ठीक है। और ये कहाँ पे थे, जनरली मालवा रीजन, मैंने आपको बताया है ना, वेस्टर्न वाला जो पार्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर है पाला, पाला के जो फाउंडर हैं ये हैं गोपाला, ध्यान में रखना है। और इन्हीं के टाइम पे या इन्हीं के रीग में एक पाला जो है किंग और हुए जिनका नाम है धर्मपाल। तो इन्हीं के टाइम पे जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये ढीला लिखा गया देख रहे हो, तो ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, बिहार है ना, भागलपुर बिहार में। तो इन्हीं के टाइम पे है ना, धर्मपाला के टाइम पे यह जो है बनाई गई, ठीक।
आगे हैं राष्ट्रकूटास। तो इसको जो है फाउंड किया था डंटी दुर्ग ने। सेम ही आसपास के ही क्लैंस हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कैलाश मंदिर है एलोरा में, है ना, नियर औरंगाबाद महाराष्ट्र, तो ये जो बनाया गया कृष्ण के द्वारा बनाया गया। कृष्णा उस टाइम पे एक राजा होते थे। ठीक, और ये जो टेम्पल है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना कि कैलाश टेम्पल जो एलोरा का बनाया गया है ये किस राजवंश के द्वारा बनाया गया, ये भी पूछा गया है। तो राष्ट्रकूटास के द्वारा बनाया गया है। और वैसे भी अगर इतना दिमाग में बैठ गया कि सर राष्ट्रकूटा जो दक्कन वाले रीजन में है, और दक्कन वाले रीजन में ही आपका एलोरा औरंगाबाद है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर आप मार्क कर सकते हैं। अगर इतना भी दिमाग में बैठ गया तो भी आंसर मार्क कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, चोलास। तो चोलास के फाउंडर विजयाला, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो पल्लवास उस टाइम पे राज करते थे उनको जो है हटाकर खुद जो है राज किया। ठीक, राजराजा वन ध्यान में रखना है। इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल जो है, जिसको राजराजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, तंजौर में है, ये इन्होंने बनाया है। और इन्होंने डिफीट करा पाला को, है ना, महिपाला को, और खुद को टाइटल दिया एंड गिव्स हिमसेल्फ एज ए टाइटल ऑफ गंगई कोंडा चोलापुरम। मतलब गंगई मतलब गंगा का रीजन, जहाँ पे कौन राज करता था, पाल वंश के राजा राज करते थे, उनको हराया। और उसमें भी पाल वंश के कौन से राजा को, महिपाल को हराया। ठीक है, और जब उनको हराया तो खुद को टाइटल दिया, क्या दिया, गंगई कोंडा, मतलब गंगा वाले रीजन के राजा को हराने वाला, है ना। और वहाँ पे कौन से राज्य को बनाया, चोला को, चोल राज्य को वहाँ पे बसाया। तो गंगई कोंडा मीन्स कनकर ऑफ गंगा, जिसने गंगा का मैदान जीत लिया है। ठीक है, तो बाकी हिंदी माध्यम वाले भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं जहाँ से मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत और देखी जाती है। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मिडाइवल यहाँ शुरू हो रही है, वहाँ शुरू हो रही है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं सिलेबस पे आता हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है प्रॉफेट हजरत मोहम्मद, ठीक है, और इन्होंने ही शुरुआत करी, ऑब्वियस बात है, इस्लाम की। और इनकी मृत्यु 632 AD में हुई है। कई बार जन्म पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद देखा गया पहला जो मुस्लिम इन्वेजन है ये किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 AD में। तो यही पूछा जाता है कि पहला जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था या पहला मुस्लिम आक्रांता जो था वो कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था, ध्यान रखना है। फिर इसी में पहला तुर्क इन्वेजन, है ना, तुर्क के किसने जो है इन्वेड किया था सबसे पहले, तो ध्यान रखना है महमूद ऑफ गजनी। ठीक, तो इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया, 1000 से लेकर 1027 के बीच में। ठीक है, और इसने जो सोमनाथ टेम्पल है उसको भी लूटा था, और ऑब्वियस बात है मूर्ति वगैरह भी वहाँ ध्वस्त की थी। ठीक है, फिर सेकंड तुर्क इन्वेजन मोहम्मद घोरी, है ना, घोर वंश का मोहम्मद घोरी। तो इसको मुस्लिम रूल का फाउंडर भी इंडिया में कहा जाता है। 1991 का जो बैटल है, बैटल ऑफ तराइन, तराइन कहाँ पे, हरियाणा में, ध्यान में रखना। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद घोरी को हरा दिया था। फिर 92 में दोबारा से तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया था मोहम्मद घोरी के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो तराइन का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में लड़ा गया है। ठीक है, ये भी पूछा गया कि किस युद्ध में हारे थे, ये भी पूछा गया किस युद्ध में जीते थे। तो डेट्स जो आपको याद रखनी है। ठीक, और ऑब्वियस बात है जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जो तो दिल्ली वाला क्षेत्र है ना, ये सब लाहौर वाला क्षेत्र, ये सब अब मोहम्मद घोरी के अंडर आ गया। ठीक है, और मोहम्मद घोरी का ही एक स्लेव, ठीक है, उसको उसने जो है ऑब्वियस बात है दिल्ली और लाहौर इसकी गद्दी पर बिठा दिया। हालांकि लाहौर से ही उस दिल्ली की गद्दी को कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, और ऑब्वियस बात है मोहम्मद घोरी का ही वो गुलाम था। तो ऑब्वियस बात है वहीं से गुलाम वंश की शुरुआत हुई, और उसको भी हम क्लासीफाई करते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर, है ना, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं। तो जो दिल्ली सल्तनत है इसमें सबसे पहले स्लेव डायनेसिटी आई। मैंने आपको बताया कि भाई जो आपका मोहम्मद घोरी है उसी का गुलाम, है ना, कौन है गुलाम बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो इसी को वो गद्दी पे बिठा के गया। हालांकि उस टाइम पे रूल लाहौर से चलता था, तो लाहौर के अंडर ही दिल्ली वाला एरिया ले रखा था। ठीक है, तो लाहौर से कौन राज करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक राज करता था। ठीक है, फिर स्लेव डेंसिटी आई, इसके बाद आई नेक्स्ट खिलजी, फिर आई तुगलक, फिर आई सैयद, फिर आई लोधी। तो ये आपके दिल्ली सल्तनत के अंदर आते हैं। और मेरे ही किसी एक प्यारे लर्नर ने मुझे ये मेमोनिक्स बताया था, अगर आपको याद करना है तो ऐसे करके याद कर सकते हो। गुल खिले, कई बार ऑर्डर भी पूछ लेता ना, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। गुल खिले तुम शायद लोगे, तुम शायद लोगे, है ना, शायद लोगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, लोगे।
ठीक है। तो गुल मतलब गुलाम वंश, खिले मतलब खिलजी, तुम मतलब तुगलक, सायद मतलब सैयद वंश, और लोगे मतलब लोधी। ऐसे करके मुझे मेमोनिक्स बताया, अच्छा लगा मुझे मेमोनिक्स। हालांकि आप बार बार पढ़ते हैं तो अपने आप ही याद रहती हैं सारी चीज़ें, बट अगर ऑब्वियस बात है काफ़ी बच्चे भाई सर इतना कुछ कैसे करें, तो कुछ कुछ मेमोनिक्स से भी आप याद कर सकते हैं। गुल खिले तुम सायद लोगे मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ बातें और ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा समय के लिए जो राज किया वो तुगलक्स ने किया था। ठीक है, लगभग आप देख सकते हो 94 ईयर्स। ठीक है, जैसे गुलाम वंश देख सकते हो लगभग कितना हो गया ये सर, 84 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अगर राज करने का आप देखोगे सबसे ज़्यादा किसने करा सर, यह जो है तुगलक डायनेस्टी ने किया है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं वन बाय वन, जो उसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उसको हम ध्यान में रख लेते हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, हमने समझा स्लेव डायनेस्टी कैसे आई कि सर मोहम्मद घोरी आया था, है ना, 1911-1901 में, और पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। फिर उसके बाद मोहम्मद घोरी ने अगले युद्ध में, तराइन के सेकंड युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया, वहीं से ही जो है गुलाम वंश की स्थापना हो गई, है ना। और घोरी जब वापस गया, ऑब्वियस बात है 1206 में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो जब मृत्यु हो गई तो उसी के गुलाम ने जो है शासन करना शुरू कर दिया, और जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक जिया, है ना, 4 साल ही राज किया। तो स्लेव था, गवर्नर था मोहम्मद घोरी का, ध्यान में रखना है। 1206 में जब मोहम्मद घोरी की डेथ हो गई तो उसने रूल करना शुरू कर दिया। इसको लाख बख्श का टाइटल दिया गया, ये भी ध्यान में रखना कि लाख बख्श का टाइटल किसको दिया गया, तो ध्यान में रखना कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गिवर ऑफ लाख। और जो कुतुब मीनार का बेस है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था, किसके ऑनर में, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना, सूफी थे, तो इनके ऑनर में इन्होंने जो है कुतुब मीनार बनाना शुरू करा। तो बेस बनाते बनाते में इनकी डेथ हो गई। ठीक, इसने 2 मॉस्क भी बनाई, एक है कुआतुल इस्लाम दिल्ली में और अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान में, तो ये आपको ध्यान में रखना। फिर इसी का सन इन लॉ, है ना, दामाद कह सकते हो, जिसका नाम है शमसुद्दीन इल्तुमिश, 1211 से लेकर 1236 तक राज किया। और इनने क्या करा, मैंने आपको बताया ना कि भाई लाहौर से दिल्ली में राज किया जाता था, तो भाई इल्तुतमिश ने अब लाहौर को छोड़कर दिल्ली से ही राज करना शुरू करा। तो अगर मैं कहूँ दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कौन है, तो वो इल्तुतमिश है। हालांकि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर आप कुतुबुद्दीन ऐबक को ही याद में रखेंगे, बट हाँ रियल फाउंडर की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इल्तुतमिश। क्यों, क्योंकि लाहौर छोड़कर दिल्ली से ही इसने जो है शासन चलाया। ठीक, तो ये बात मैंने लिखी थी, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं। कॉइन इसके द्वारा 2 चलाए गए, सिल्वर के कॉइन को टंका कहा जाता था, कॉपर के कॉइन को जीतल कहा जाता था। ठीक है, सिल्वर टंका और कॉपर जीतल, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसने जो है अपने ही खास 40 लोगों को, है ना, नोबेलिटी कह सकते हो, तो उसकी एक 40 चालगनी बनाई। ठीक, और जितने भी डिसीजन होते थे ऑफिशियल डिसीजन, ये सब मिल के ही लेते थे। ठीक है, और बाद में यही किंग मेकर्स होने लग गए थे, यही किंग्स बनाते थे। ठीक है, तो इनका मेन रोल होता था कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाए। फिर इक्ता सिस्टम, ये भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया, ध्यान में रखना है। इसमें होता क्या था कि जो लैंड है उसको इक्ता के बेसिस पे सिपाहियों को दे दिया जाता था, ऑफिसर्स को दे दिया जाता था और नोबल्स को दे दिया जाता था। ठीक है, फिर जो कुतुब मीनार, ऑब्वियस बात है एक ही उसका फ्लोर बनाने के बाद डेथ हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑब्वियस बात है उसी के नाम पे कुतुब मीनार है, तो उसको कंप्लीट कराने का काम जो है वो किसने किया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, और कब कंप्लीट कर लिया था, 1220 एडी में, और लगभग 73 मीटर हाइट, है ना, 240 फीट का बनाया था। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, चंगेज़ खान सुना होगा, ठीक, मंगोल लीडर था, तो ये ख्वाजरिम शाह के पीछे भारत आया, और ख्वाजरिम शाह ने इल्तुतमिश से शरण मांगी कि भाई मेरे को शरण दे दो, तो इल्तुतमिश ने उसको शरण नहीं दी, और जो है चंगेज़ खान के हाथ में आया और चंगेज़ खान ने उसको मार दिया। अगर इन केस शरण दे देता तो ऑब्वियस चंगेज़ खान कहीं ना कहीं इल्तुतमिश से भी दुश्मनी रखता और हो सकता है इंडिया पे भी आक्रमण करता। ठीक है, कहीं ना कहीं इसने बचा लिया दिल्ली सल्तनत को उस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद जो अच्छा एक चीज़ और, कुतुब मीनार पे जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, सबसे पहले आपने देखा कि जनरली एक फ्लोर जो बनाया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, कंप्लीट कराने का काम करा सर इल्तुतमिश ने।
अब हुआ क्या था, लाइटनिंग हुई, थंडर हुआ, है ना, उससे ऊपर का फ्लोर एक टूट गया, बिजली गिरी, उससे ऊपर का एक फ्लोर टूट गया, और उसको रिपेयर कराने का काम किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने कराया। तुगलक वंश में जाके फिर काम हुआ, है ना, और फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर से फिर से बनवाया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर पहली मुस्लिम रूलर आप कहो तो ये है रजिया सुल्तान, नाम आपने सुना ही होगा, ध्यान रखना। इनका दौर भी 1236 से 1240, ठीक है। हालांकि अपोजिशन वो जो 40 चहलगनी है उनने अपोज करा, ठीक है, और रजिया सुल्तान को मरवा दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बनता है ये है गयासुद्दीन बलबन, 1266 से 1287, और 1290 में तो एंडी हो गया आपका स्लेव डेंसिटी का। तो सबसे पहले तो ने काम करा, जो चालीसा थी, वो जो 40 बंदों का ग्रुप था, किंग मेकर था, उनको तो भगा दिया कि भैया तुम जो है जाओ, अब केवल क्राउन ही राज करेगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही राज करूँगा। पॉलिसी अपनाई आयरन एंड ब्लड की कि भैया कोई भी किंग को अपोज नहीं कर सकता, है ना, किंग को अपोज करने की क्षमता किसी में नहीं हो सकती। और खुद को टाइटल दिया जिल ए इलाही, है ना, जिल ए इलाही काफ़ी बार सुना होगा नाटक में, मतलब शैडो ऑफ गॉड, है ना, भगवान की जो है शैडो है, परछाई है। इसने इंट्रोड्यूस करा पैबोज, मतलब भैया अगर कोई राजा अगर आ रहा है ना, ये अगर गयासुद्दीन बलबन आ रहा है तो उसके पैरों को चूमना है, उसको कहा जाता है पैबोस, और साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है, जिसको सजदा कहा जाता है। तो सजदा और पैबोस इसने इंट्रोड्यूस करा कि भाई जब भी मैं आऊँ पैरों को चूमना, जब भी मैं आऊँ दंडवत प्रणाम करना, सजदा करना, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। फिर इसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए स्पाइज, है ना, स्पाई को इंट्रोड्यूस करा। और इसका जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है इसको दीवान ए अर्ज, ये क्वेश्चन पूछे गए काफ़ी बार, हालांकि ये क्वेश्चन जनरली पीसीएस में पूछे गए हैं कि दीवान ए अर्ज, दीवान ए कोही, ये क्या होते थे, है ना। तो दीवान ए अर्ज क्या है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है, ध्यान में रखना। फिर ऑब्वियस बात है 1287 तक राज किया, मर गया, 2-3 साल ऐसे ही तनाव चला, और फिर आया खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 लगभग 30 साल ही राज किया है, ठीक है। फाउंडर कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। और फिर आपने अगर पद्मावत देखी हो तो उसी का जो है दामाद, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी, है ना, जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है और खुद राज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी कुछ बातें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। डार्क सिस्टम, जिसमें हम हॉर्स की ब्रांडिंग कर देते हैं ना, हॉर्स पे एक थप्पा लगा देते हैं कि भाई ये हॉर्स जो है उच्च रेस का है। चेहरा सिस्टम, मतलब अगर आपका जो जवान है उसको चेहरा सिस्टम, मतलब भाई ये जो जवान है इसका फिक्स्ड ये चेहरा है, तो वो चेहरा सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे ही दीवान ए मुस्तकरा, ये एक ऑफिसर होता था जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, पैसा कलेक्ट करेगा। दीवान ए रियासत या सहाना ए मांद, ये ऑफिसर होते थे जो मार्केट में, है ना, मार्केट्स में जिन ऑफिसर को रखा जाता था वो थे दीवान ए रियासत या फिर सहाना ए मंद, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट पोएट नाम सुना होगा, आमिर खुसरो, नहीं सुना है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसी के दौर पे था, ध्यान रखना, अमीर खुसरो, ठीक, किसके दौर पे था तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी। मालिक कफूर, जिसको 1000 दिनारी कहा जाता है, अगर पद्मावत देखी होगी तो उसमें मालिक कफूर का रोल भी किया है, ठीक है। तो इसका स्लेव था और दक्कन में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ इसने इसके लिए जीती भी थी, ठीक। और इसके टाइम पे बहुत सारे फोर्ट्स बनाए गए, जैसे अलाई फोर्ट राजस्थान में, अलाई दरवाज़ा जिसको एंट्रेंस गेट कहा जाता है कुतुब मीनार का, 1000 सुकन, प्लेसेस ऑफ 1000 पिलर, है ना, अब तो खैर ये एग्जिस्ट नहीं करता 1000 सुकन, ठीक है, इसने उस टाइम पे बनवाया था, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, एक ही इसमें रूलर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज तुगलक डेंसिटी, और जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा बेवकूफ़ भी कहा गया है, ठीक है, कहानी में मैं नहीं जाऊँगा। रियल नेम जौना खान, और इसने टोकन करेंसी जो है अपनाई। एक रीज़न ये भी है कि इसने जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चलते थे उसको रिप्लेस कर दिया कॉपर कॉइन से, और जब रिप्लेस कर दिया तो भैया कॉपर कॉइन बनाना, है ना, लोग घर पे ही कॉपर कॉइन बना देते थे और गोल्ड सिल्वर कॉइन को पिघला कर उसके आभूषण बना देते, है ना, तो भाई जो उसका खजाना है उसमें कमी आ गई। फिर हुआ क्या, जो गंगा जमुना दोआब का रीजन है वहाँ पे टैक्स लगा दिया, अच्छा खासा टैक्स लगाया, और पता चला उस साल ही वहाँ पे जो है अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया मतलब। तो ये इसलिए भी इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, है ना, पढ़ा लिखा का मतलब उस टाइम पे जो भी तालीम वगैरह दी जाती थी। और इसके अलावा जो है इसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, तो लाखों लोगों को वहाँ शिफ्ट कराया, फिर देखा वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं चल रहा तो वापस दिल्ली आया, तो ऑब्वियस बात है उसमें भी काफ़ी लोग मर गए, बहुत सारी कहानियाँ हुई, तो इसको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। खैर, दीवान ए कोही इसके टाइम पे चलता था, जिसको हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा।
फिर है फिरोज शाह तुगलक। मैंने इसकी चर्चा थोड़ी देर पहले भी की थी कि जो है लाइटनिंग की वजह से कुतुब मीनार का जो अपर पोर्शन गिर गया था, इसी के टाइम पे रिकंस्ट्रक्ट हुआ था। और फिरोज शाह इसके टाइम पे बहुत सारी सिटीज़ बनाई गई, जैसे फिरोज शाह कोटला, सुना होगा, दिल्ली में फेमस जगह है। और जो स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम अब है, जहाँ दिल्ली में मैच होते हैं, उसका नाम पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ही था, और इस पूरी एरिया को फिरोज शाह कोटला जगह कहा जाता है। ठीक है, फिरोज शाह कोटला फोर्ट वहीं पे ही है, हिसार हरियाणा में। ठीक है, फतेहाबाद, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, ओके ओके ओके, ये एक साथ ही है ना। फिरोज शाह कोटला फोर्ट हो गया, हिसार, फिरोज शाह कोटला फोर्ट मैंने आपको बताया वहीं आसपास उस वाले एरिया में दिल्ली में। हिसार हरियाणा जो जगह है ये भी इसने बसाई, फतेहाबाद हरियाणा में ये भी इसने बसाया, फिरोजपुर यूपी में ये भी इसने बसाया है, और जौनपुर यूपी में ये भी इसने बसाया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सिटीज़ इसने उस टाइम पे बसाई थी। फिर इसने कैनाल्स भी बनाए, है ना। कैनाल्स मतलब पानी की जो हैं धाराएं, है ना, आपने देखा है जैसे गंगा की बहुत सारी कैनाल्स हैं। और कैनाल्स बनाने के बाद इसने 10% इरीगेशन टैक्स भी रखा। दर उल सिफा, सिफा जनरली हॉस्पिटल के लिए यूज़ किया जाता है, तो चैरिटी हॉस्पिटल था। दीवान इस्तिकाका का, है ना, इस्तिकाका, इस्तिकाका मतलब काका, काका मतलब ओल्ड एज वाले, है ना, तो ओल्ड एज के लिए पेंशन। दीवान बंगदन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो था इसके टाइम पे। और इसने नया टैक्सेशन सिस्टम चलाया जो कि कुरान में लिखी गई थी कि 4 टाइप के टैक्स लगाओ, जजिया, जक़ात, खरज और खमस। क्या होते हैं छोड़ो, वैसे जजिया टैक्स जो होता है वो नॉन मुस्लिम टैक्स होता है, मतलब जो मुस्लिम नहीं है वो टैक्स देगा। ठीक है, तो जजिया टैक्स भी इसने लगाया। ही रिकंस्ट्रक्टेड अपर फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार, ये मैंने आपको बता ही दिया, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, अच्छा एक और, इन्हीं तुगलक्स के टाइम पे तैमूर, इसने भी आक्रमण किया और दिल्ली में काफ़ी लूटपाट मचाई, है ना, बहुत दुष्कर्म वगैरह ये सब इसकी आर्मी ने किया था उस टाइम पे। तो ध्यान रखना उस टाइम पे जो किंग था दिल्ली का, तुगलक वंशी था। तो इन्वेजन ऑफ तैमूर, तैमूर ने किसके टाइम पे आक्रमण किया था, तो ध्यान रखना तुगलक के टाइम पे, ये भी ध्यान में रखना। और कौन किंग था, तो ये भी ध्यान में रखना, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक है, और ये लास्ट रूलर माना जाता है तुगलक डायनेस्टी का। ठीक, इसके बाद सैयद, तो भैया तैमूर वगैरह ने जब आक्रमण किया, प्लंडर किया, तो भैया दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से विश्वास उठ गया। तो जो अलग अलग रियासतें थी उन्होंने अपने अपने अलग अलग राज्य बनाना शुरू कर लिए। ठीक है, तो इनका ज़्यादा बड़ा एरिया में नहीं था शासन, सैयद अगर देखा जाए। ठीक, तो इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा खास मैंने लिखा भी नहीं है। तो फाउंडर कौन है ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना खिजर खान है। और मुबारक शाह इसका बेटा, जिसने जमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद सिटी बनाई है, ये ध्यान में रखना, ये प्रश्न पूछेंगे इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आते हैं लोधी डायनेस्टी या डायनेस्टी, 1451 से 1526। ठीक है, और फाउंडर कौन है, बहलोल लोधी है, अफ़गान ट्राइब के, जनरली ये अफ़गान ट्राइब से आया था और नाम इसका बहलोल लोधी। ठीक है, और ये जितने भी आक्रांताएँ हैं इन्होंने जो है, देखो उस टाइम पे ये चीज़ें अलग थी कि भैया एक दूसरे पे आक्रमण हो रहा है ना, ये कहानी अलग थी। पर ये कहानी भी साथ में थी कि भाई धर्म परिवर्तन जैसी चीज़ें उस टाइम पे बहुत हो रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे ज़्यादा फोर्सेबल धर्म परिवर्तन कराया गया वो लोधीस के द्वारा ही कराया गया। ठीक है, खैर सिकंदर लोधी जो कि सन है बहलोल लोधी का। ठीक है, ध्यान में रखना है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर थे। और वेरी इंपॉर्टेंट, जब 1526 में इस लोधी वंश का अंत हुआ तो किसने किया, ये किया बाबर ने। और यहाँ पे युद्ध हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, काफ़ी बार पूछा गया, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, है ना। तो भैया किसके बीच में लड़ा गया, जो लास्ट रूलर है कौन, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। ठीक है, और बाबर को इसके खिलाफ लड़ने के लिए इसको यहाँ पे बुलाया किसने था, तो दौलत खान लोधी, मोहम्मद लोधी, राणा संगा, है ना, ये थे बाबर के साथ। इन्होंने बुलाया कि भैया आ जाओ और जो है इब्राहिम लोधी को हराकर खुद राज करो। तो बाबर को बुलाया 1526 में। और कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि मॉडर्न आर्टिलरीज, है ना, जिसमें तोप वगैरह होती हैं, तोप वगैरह का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, तो बाबर ने ही किया था, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और जब बाबर ने शासन किया 1526 से, तो भैया बाबर जो है इसने अपने आप को मुगल्स का, है ना, तो इंट्रोडक्शन ऑफ मुगल 1526 में होना शुरू हो गया। तो दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ, 1526 में। दिल्ली सल्तनत का लास्ट राजा कौन है, इब्राहिम लोधी है, ध्यान में रखना, है ना, लास्ट सुल्तान जो है वो इब्राहिम लोधी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और किसने अंत किया, बाबर ने अंत किया। बाबर को किसने बुलाया, बाबर को जो है आपके मोहम्मद लोधी और दौलत खान लोधी ने
जो है बुलाया, और एंड में बाबर ने इन्हीं को हरा दिया, है ना, ये भी ध्यान में रखना है। तो मुगल, इनको पढ़ते हैं, समझते हैं। इसमें सबसे पहले है बाबर, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ है बाबर ने हरा दिया। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया, ध्यान में रखना। फिर बाबर ने आके युद्ध ही करे, जिसमें बैटल ऑफ पानीपत, ये मैंने बता दिया, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे भी मनाया जाता है। खैर, 1527 में बैटल ऑफ खानवा, राजस्थान, राणा संगा को हराया। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, मेहंदी रॉय को हराया। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में बिहार में मोहम्मद लोदी को हराया, जिन्होंने बुलाया उसी को हरा दिया। 1530 में मृत्यु हो गई। फिर इसका बेटा, बाबर का बेटा कौन? हुमायूं, है ना। तो हुमायूं ने बीच में एक ब्रेक भी लिया, या उस टाइम को ग्रहण भी कहा जाता है। मुगलों पे जो ग्रहण लगा इसी समय पे लगा, ठीक है। तो हुमायूं ने पहले जो राज्य करा वो 1530 से 1540 तक करा, फिर बीच में ब्रेक आ गया, फिर 1555 से 1556 में, मतलब 1 साल ही लगभग राज करा, इतने में इसकी मृत्यु हो गई। तो बीच में 15 साल का गैप आ गया। इस 15 साल के गैप को मुगल पे ग्रहण भी कहते हैं। आपको पता है ग्रहण कुछ समय के लिए ही लगता है, चाहे चंद्र ग्रहण है चाहे सूर्य ग्रहण है, ऐसी कुछ समय के लिए, लगभग 15 साल के लिए इस पे ग्रहण लगा, या मुगल्स पे ग्रहण लगा। वो ग्रहण किसके द्वारा लगाया गया है? शेरशाह सूरी के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके कुछ बैटल हैं हुमायूं के याद रखने हैं, जिसमें 1540 में बैटल हुआ, ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है। और कन्नौज कहाँ है? यूपी में है। किसके बीच में हुआ? हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। तो ये जो ग्रहण लगाया ये किसने लगाया? ठीक है, या बोलो मुगलों पे ग्रहण जो लगा 15 साल का, किसके द्वारा लगाया गया? तो ये लगाया गया शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा फिर से हुई, जिसमें जो सूरी वंश है इसको हरा दिया गया, और फिर से जो मुगल्स हैं, है ना, 1555 में फिर से मुगल ने अपना राज्य जमा लिया, ठीक। फिर शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसने क्या करा? जितना भी वेट है उसको स्टैंडर्डाइज करा, है ना, फिक्स्ड अमाउंट रखा। और रुपया जो है ना, रुपया वर्ड हम कहते हैं, हमारी करेंसी रुपया, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई? तो शेरशाह के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई है, ध्यान में रखना। और जो जीटी रोड है इसको पूरा एलोंगेट कराया आपके चिट्टगोंग, है ना, चिट्टगोंग कहाँ? बांग्लादेश से लेकर आपके काबुल इन अफगानिस्तान की कैपिटल जो काबुल है, वहाँ से लेकर चिट्टगोंग बांग्लादेश तक पूरी ग्रांड ट्रंक रोड, आज हम मानते हैं सबसे बड़ी जो रोड है भारत की, है ना, वो ग्रांड ट्रंक रोड है, वो किसके द्वारा बनाई गई? शेरशाह सूरी के द्वारा। और ऑब्वियस बात है, फिर हुमायूं ने बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में जो है फिर से हरा दिया शेरशाह सूरी को, और फिर से मुगल जो है उन्होंने राज किया। फिर इसके बाद ध्यान में रखना है कि हुमायूं ने लगभग 1 साल ही राज किया, 1555 से 56 तक। 56 में मृत्यु हो गई, और फिर हुआ बैटल ऑफ पानीपत द्वितीय, है ना। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का जो सेकंड युद्ध है, ठीक है, ये हुआ था अकबर, है ना, वर्सेस हेमू, है ना, अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था, और अकबर ने जो है हेमू को हरा दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बाबर का पुत्र हुमायूं का पुत्र जो है अकबर है। तो सन ऑफ बाबर, और इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम, ठीक है। और इसका जो गार्जियन है ये है बैरम खान, ठीक है। यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, ध्यान में रखना है। 14 फरवरी 1556, किसको हराया? हेमू को हराया, मैंने आपको बताया। कुछ कंस्ट्रक्शन हुए इसके दौर में जैसे बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में, आगरा फोर्ट इसके द्वारा बनाया गया, इलाहाबाद फोर्ट इसके द्वारा बनाया गया, और लाहौर में जो फोर्ट है ये अकबर के द्वारा बनाया गया। जब्ती सिस्टम, ठीक है, जिसको हम टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं, ये इसका रेवेन्यू सिस्टम था कि पैसा जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग लेता है उसको हम जब्ती सिस्टम या टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं। और टोडरमल, जो राजा टोडरमल है, ये इसके टाइम पे रेवेन्यू मिनिस्टर था, ये भी ध्यान में रखना है। मनसबदारी सिस्टम भी इसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। मनसबदार जनरली एक तरीके से मान लो तरीका है पैसा लेने के, जो कि जागीरदार है। और ये जागीरदार क्या करते थे? ये पैसा इकट्ठा करते थे लैंड के रूप में, ठीक है। तो लैंड जितना चाहिए उसके रूप में जो पैसा लेंगे ये जागीरदार लेंगे, और उस सिस्टम को कहा गया मनसबदारी सिस्टम। फिर 1576 में वेरी इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ हल्दीघाटी, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये मान सिंह महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। तो मान सिंह जो है ये लड़ा था आपके अकबर की तरफ से, और महाराणा प्रताप, है ना, आपको पता ही है चेतक वगैरह वाली कहानी, ठीक है, किंग ऑफ मेवाड़, ये आपको ध्यान में रखना है। 1583 में दीन ए इलाही मतलब एक अलग से रिलीजन बनाने की कोशिश करी कि भैया
जो पूरा जो संसार है वो केवल एक ही तरह का धर्म अपनाएगा, जिसको हम मोनोथिज्म भी कह सकते हैं, है ना, एक ही तरह का धर्म। बट ये चला नहीं, ऑब्वियस बात है। उस टाइम पे बाइकॉटरी इतनी थी, धर्म कट्टरपंथी इतनी थी, अब भी है काफ़ी लोगों में, ठीक है, बट उस टाइम पे अधिक होया करती थी। तो जनरली ये दीन ए इलाही, है ना, ये उस टाइम पे नहीं चला। फिर इसके 9 जेम्स थे, नवरत्न जिसको कहते हैं, ठीक। तो इसके दरबार के नवरत्न वो कौन कौन है? जैसे बीरबल, बीरबल का एक्चुअल नाम महेश दास, चीफ एडवाइज़र था। अकबर बीरबल की कहानी बहुत सुना होगा, पर बीरबल का सही नाम भी याद रखना, महेश दास। राजा टोडरमल, अभी बताया मैंने, रेवेन्यू मिनिस्टर हो गया। मियाँ तानसेन, एक्चुअल नाम राम थानू पांडे। ऑब्वियस बात है, तानसेन सभी को पता है म्यूजिक से रिलेटेड है। किसके कोर्ट में, ये भी ध्यान में रखना, अकबर के कोर्ट में है, ठीक है। और क्वेश्चन मुझे कमेंट में आप आंसर करेंगे कि जो तानसेन नाम है, ये तानसेन नाम किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। एमपी का राजा था, आप मुझे नाम उसका बताएंगे, ठीक है। महाराजा मान सिंह, सेनापति, ऑब्वियस बात है, हल्दी घाटी का युद्ध इसने लड़ा। अबुल फैजल, ये पोइट था, राइटर था, स्कॉलर था। इसी का भाई अबुल फैजी, ये भी सेम राइटर स्कॉलर था। अब्दुल रहीम खान, ये जो बैरम खान, ऑब्वियस बात है, याद है अगर आपने जोधा अकबर देखी हो तो उसमें जो बैरम खान होता है ना, 13 साल का अकबर होता है, उसी टाइम पे हेमू से सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ रहा होता है। तो जनरली वो युद्ध जिताया किसने होता है? बैरम खान ने, और बैरम खान लॉयल होता है, और उसी का बेटा अब्दुल रहीम खान, ठीक। और मुल्ला दो पियाजा और ये फ़कीर एजुद्दीन, ये रिलीजियस एडवाइज़र थे, है ना, रिलीजन के बारे में एडवाइस देते थे, ठीक। तो टोटल ये 9 जेम्स थे। अब इसके अलावा कुछ बातें और याद रखनी है कि जो अब्दुल फैजल जो है, इसने एन ए अकबरी या अकबरनामा, है ना, जो बायोग्राफी अकबर की, ये लिखी थी अबुल फैजल ने। काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अबुल फैजल ने एन अकबरी अकबरनामा लिखा, जो कि अकबर की बायोग्राफी है। और जो उसी का भाई अबुल फैजी है, इसने महाभारत को ट्रांसलेट करा पर्शियन लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट करा है, हालांकि यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक। और इसका नाम रखा राजम नमः, ठीक है, रजम नमः इसका नाम रखा। और साथ में जो भास्कराचार्य की किताब है लीलावती, उसको भी पर्शियन में ट्रांसलेट करा। तो 2 किताबों को पर्शियन में ट्रांसलेट करा अबुल फैजी ने, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही अब्दुल रहीम खान, जो बैरम खान का पुत्र है, इसने हिंदी में केवल ये हिंदी का एकमात्र पोएट था अकबर के कोर्ट में। और जो तुलसीदास जी हैं, इन्होंने रामचरितमानस लिखी अकबर के ही टाइम पे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रामचरितमानस का लेखक कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। और इन्होंने किसके दौर में रामचरितमानस लिखी है, तो अकबर के दौर में इन्होंने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट इज जहांगीर, 1605 से 1627 तक। और जो सिख गुरु हैं 5वें गुरु अर्जन देव जी, इनका जो है इन्होंने हत्या कर दी थी, इसने हत्या कर दी थी जहांगीर ने, ठीक है। रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं तख्ता पलट में, है ना, इसके बेटे का साथ दे रहा था, जहांगीर के बेटे का साथ दे रहे थे गुरु अर्जन देव, तो उनका जो है एग्जीक्यूशन करवा दिया, सर जो है कटवा दिया था। तो जहांगीर का जो एज है, इसको हम गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड भी कहते हैं, मुगल पेंटिंग भी कहते हैं, ध्यान रखना। पेंटर है, ठीक है, पेंटिंग के लिए इसको जाना जाता है। और आर्किटेक्ट पूछा जाए तो शाहजहां को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और 1609 में विलियम हॉकिंस, है ना, इंग्लैंड से आया था चार्टर लेके, किसके कोर्ट में आया था, तो जहांगीर के कोर्ट में आया था, ध्यान में रखना है। इटालियन ट्रैवलर पेट्रावेले, ये भी जहांगीर के टाइम पे आया था, और 1627 में ये मर गया, और इसको जो है दफनाया गया कहाँ पे, शाहदरा लाहौर में, ये आपको ध्यान में रखना। फिर है शाहजहां, 1627-1657, इसको गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। पेंटिंग है जहांगीर और आर्किटेक्चर है शाहजहां। वाई, सबसे फेमस काम इसका ताजमहल जो इसने बनवाया, ठीक है, किसकी मेमोरी में, मुमताज महल की मेमोरी में। और इसको बनाने में लगभग 22 साल लगे। तो इसको 1631 में शुरू करा, 1653 में जाके कंप्लीट हुआ, ठीक है। जमा मस्जिद जो दिल्ली में है, ये भी इसी ने बनवाया, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो पीकॉक थ्रोन है जिसमें कोहिनूर हीरे को लगवाया गया, वो भी इसी के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और शाहजहां ने को जो है जेल में डाल दिया था उसी के बेटे औरंगजेब ने, ठीक है। इसको भी एक क्रूर शासक ही कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इसने जो है धर्म परिवर्तन वगैरह इसने भी बहुत कराए, ठीक। तो खैर नेक्स्ट है औरंगजेब।
और इसको आप मान सकते हैं लास्ट रूलर है मुग़ल का, जो काफ़ी कह सकते हैं ना पावरफुल रूलर लास्ट है, इसी को लास्ट पावरफुल रूलर कहा जा सकता है। इसके बाद जितने हैं वो सारे वीकर रूलर माने जाते हैं, ठीक है, उनकी भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो इसने जो है 9th 6th गुरु, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी को एग्जीक्यूट करवा दिया था चांदनी चौक में। और जो आज वो शीशगंज चांदनी चौक, अगर आप कभी गए हैं, शीशगंज जो गुरुद्वारा है वो गुरु तेग बहादुर जी के लिए ही है ना, जो सिख गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनके लिए ही है। 1665 में एक ट्रीटी हुई है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये महाराजा जय सिंह अजमेर और शिवाजी के बीच में हुई थी, और महाराजा जय सिंह जो है वो औरंगजेब की साइड से ही था, है ना, और जो शिवाजी हैं वीर शिवाजी, ठीक, तो इनके बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ है। कब हुआ है वो ईयर भी याद रख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया रिलीजियस फैनेटिक है और टेम्पल ब्रेकर है, मंदिर वगैरह भी बहुत सारे इसने ध्वस्त कराए, ठीक। तो ये कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक किस मुगल ने राज करा, तो वो इसी ने किया है, लगभग 50 साल तक इसने राज किया है। अकबर ने लगभग 49 साल तक राज किया है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसके बाद लेटर मुगल या वीक मुगल भी इनको कह सकते हो, जिसमें बहादुर शाह है, ठीक है, फिर जहांगीर शाह है। नाम याद कर सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो इससे एज सच कोई क्वेश्चन बनते नहीं। फर्रुख सियार को आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि जो रॉयल फरमान है ना, फरमान इसने दिया अंग्रेज़ों को, या मैं बोलूँ ब्रिटिशर्स को, कि आपको बस केवल साल में 3000 रुपये पेमेंट करनी है, ठीक, और आप खुद से दस्तक या पास बनवा सकते हो। पास का मतलब ऑब्वियस बात है, आपको पता ही, आज भी आपको टोल देना पड़ता है, उस टाइम पे पास देने होते थे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो आप खुद से इशू कर सकते हो पास, ठीक है, बस 3000 रुपये तो सालाना। आपको जो भी व्यापार करना है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने खुद के कॉइन बना लेंगे। तो ये फरमान जारी करा दिया, है ना। तो वीकर रूलर थे भैया, अंग्रेजों ने प्रेशर आया और ये काम करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद है मोहम्मद शाह एंड रुस्तम खान, फिर अहमद शाह आलमगीर टू शाह आलम, ठीक है। जो शाह आलम है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसी के टाइम पे हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। बैटल ऑफ बक्सर याद है, बैटल इलाहाबाद की जो ट्रीटी है ये भी इसी के टाइम पे हुआ था, ठीक। और आपको पता ही है लास्ट में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसमें क्या संधि हुई थी कि भैया जो ट्रेड है पूरा उड़ीसा वाला रीजन, बंगाल वाला रीजन, उसमें सब ब्रिटिश ही करेंगे, ठीक। और शाह आलम के पास कौन गया था, मैं आपको ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, मदद मांगने, ठीक, और मदद मांगी। फिर उसमें हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, तो एक साइड था रॉबर्ट क्लाइव और एक साइड थे 3 शाह आलम, ठीक है, नवाब ऑफ बिहार, मुझे बताएंगे कौन, और तीसरा पर्सन जो उनसे हेल्प मांगने आया था उनका नाम, ठीक है, तीनों जनों का नाम आप मुझे बताएंगे। फिर अकबर शाह या अकबर सेकंड भी इसको कहते हैं, और मैंने बताया था राजा राम मोहन रॉय, तो राजा की जो उपाधि है ना, ये अकबर सेकंड नहीं दी थी। फिर है बहादुर शाह, लास्ट मुगल एम्परर, 1858 की म्यूटिनी हुई, सिपाही विद्रोह हुआ, है ना, और उसके बाद जो है मुगल बिल्कुल ख़त्म। और उसके बाद 1858 में क्राउन रूल, याद है कि अब शासन करेगी कौन, एम्प्रेस, डायरेक्ट ब्रिटेन से, ठीक है, तो अब कोई इंडिया का रूलर नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद कुछ विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल एम्पायर आप इसको कह सकते हो, अलग अलग राइटर्स ने भी इस एम्पायर की बहुत तारीफ़ करी है ना, विजयनगर एम्पायर, ठीक। तो विजयनगर एम्पायर में जनरली 4 डायनेस्टीज़ आती हैं, जिसमें सबसे पहले आपको संगम डायनेस्टी याद रखनी है, 1336 से लेकर 1485। संगम एज अलग है और संगम डायनेस्टी अलग है, प्लीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका फाउंडर जो है, इसके फाउंडर हरिहर और बुक्का, ठीक है, और ये किस टाइम पे थे, मोहम्मद बिन तुगलक वाले टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे ऑब्वियसली तुगलक वंशी था, तो हरिहर और बुक्का, ठीक। और हरिहर बुक्का को मेंशन इब्न बतूता ने भी किया था, ठीक है, और उसकी बुक थी रिहाला। उस रिहाला बुक में इब्न बतूता ट्रेवलर था ना मोरक्को से, तो इस मोरक्को से आने वाले ट्रैवलर ने रिहाला बुक में हरिहर, जिसने संगम या मैं बोलूँ विजयनगर डायनेस्टी की शुरुआत करी, उसको भी मेंशन किया था, ठीक है। और इसमें जो बुक्का है, इन्होंने पूरे साउथ इंडिया को, ठीक है ना, रामेश्वरम तक जो है
कनकलर कर लिया था, और इसमें जो विद्यानगर है इसको चेंज करके उसका नाम विजयनगर रखा था। आई थिंक विजयनगर की शुरुआत कैसे हुई आपको पता चला। फिर हरिहर 2, ठीक है, इसने खुद को टाइटल दिया महाराजा धीराज। दो जनों ने खुद को महाराजा धीराज का टाइटल दिया है, एक मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, एक अब बता रहा हूँ, हरिहर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। फिर किंग देव है ना, ये देवराय किंग, राजा किंग देवराय हुए, ठीक। इसके टाइम पे, देवराय फर्स्ट के टाइम पे श्रीनाथ ने हरिविलासम किताब लिखी है, ध्यान में रखना है। देवराय 2 के टाइम पे, ठीक है, देवराय 1 के ही ये ग्रैंडसन हैं, इन्होंने लिखा महानाटक और शुद्ध निधि, ठीक है, ये 2 किताबें लिखी हैं, ध्यान में रखना है, ठीक। और इनको टाइटल दिया गया कवि सार्वभौम। क्यों? क्योंकि अब इस बात है, साफ साफ पता चला देवटू राय जब इन्होंने किताबें लिखी हैं तो कहीं ना कहीं ये पोएट रहे होंगे, और पोएट रहे हैं इसलिए इनका नाम है कवि सार्वभौम, है ना, पूरे जहान का जो है कवि हैं। और इसने इस जो आपका विजयनगर रूलर उस टाइम के, इन्होंने जो गजापति हैं उड़ीसा के, है ना, उड़ीसा के गजापति, तो ये भी पता चल रहा है गजापति रूलर कहाँ के, उड़ीसा के हैं, इनको डिफीट करा। फिर सुलुवा डायनेसिटी, ध्यान में रखना है बस कि एक डायनेसिटी है जो आपके विजयनगर एम्पायर, इसके अंदर 4 एम्पायर हैं, ठीक है, तो जिसमें सुलुवा डायनेसिटी भी है और इसके अलावा थुलुवा डायनेसिटी भी है। थुलुवा डायनेसिटी में जो राजा हैं कृष्णदेव राय, इनकी कहानी सुनी भी होगी, तेनाली रमन, है ना, कृष्णदेव राय और तेनाली रमन की, जैसा अकबर बीरबल है ऐसी कृष्णदेव राय और तेनाली रमन है, ठीक है। तो इनको आंध्र भोज या आंध्र पिताम, ठीक है, या आंध्र अभिनव भोज इस नाम से भी जाना जाता है। इनके टाइम पे 8 स्कॉलर होते थे जिनको हम अष्टदिग्गज नाम से जानते हैं, जिसमें से एक तेनाली रमन सुना होगा, इनकी किताब है पांडुरंग महात्यम, ठीक। और ऐसी पेदाना इनके टाइम पे हुए थे जिन्होंने लिखा मनुचित्रम, ठीक है। तो ये कोई किताबें पूछी जाती हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है अराविदु डायनेसिटी। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो विजयनगर एम्पायर के अंदर 4 डायनेसिटीज़ हैं, संगम, सुलुवु, थुलुवु और अराविडू डायनेसिटी, ठीक है। अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछाने के चांसेस बनते भी हैं कि डायनेसिटी और इस डायनेसिटी पे कौन कौन से ट्रैवलर आपके आए हैं। जैसे मैंने बताया ना, इब्न बतूता, तो ये मोरक्को से है, और ये हरिहर फर्स्ट के टाइम पे आया और अपनी किताब रिहाला में उनको इंट्रोड्यूस भी करा था, मेंशन भी किया था। निकोलो दी कॉन्टी इटली से, देवराय फर्स्ट के टाइम पे, अब्दुल रज्जाक, है ना, पाकिस्तानी बैट्समैन नहीं, खैर, पर्सिया कौन सा रीजन है, ईरान वाला जो रीजन है वहाँ से, देवराय 2 के टाइम पे आए। डोमिंगो पेस इटली से, कृष्णदेव राय के टाइम पे आए, और ये डॉटर नहीं है, ये बरबोसा है ओनली, है ना, बरबोसा है ओनली, बरबोसा, ठीक। ये पोर्टुगल से हैं और ये कृष्णदेव राय के टाइम पे आए। और ये फर्नाओ न्यूइज, ये पोर्टुगल से, और ये अच्युत राय के टाइम पे आए हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रैवलर्स जो डायरेक्टली एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका मिडाइवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट और मिडाइवल ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और बाकी से इन फ्यूचर आप यूट्यूब पे देखते हैं, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। फिर से वही कह रहा हूँ, हमने चीज़ों को रीजनल तरीके से पढ़ा है। अब अगर किसी का प्रश्न ये बनता है कि सर इसी में से आएगा क्या, बेटा जी मैं ही आंसर दूंगा, पहले इतना तैयार तो कर लो, इतना पढ़ तो लो। अगर इतना तैयार हो जाता है उसके बाद आप कुछ भी पढ़ते रहिए, बट एटलीस्ट इसको तो पढ़िए। वाई? बिकॉज दीज आर द क्रक्स ऑफ PYQs, दीज आर द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड नाउअडेज। तो ये क्रक्स है उस चीज़ का, तो एटलीस्ट इतना तो पढ़ के जाएंगे। इतना पढ़ लिया उसके बाद तो फिर आप कुछ भी पढ़ो, प्लस इसका रिवीजन करो, है ना। वो तो आपकी इच्छा है, फिर आपको लगता है ये कम है और पढ़ना चाहिए तो और पढ़िए, बट एटलीस्ट इतना तो पढ़िए। इस एग्जाम में मैंने बताया है कि कैसा बेसिक सिलेबस है, उस बेसिक सिलेबस पर हम तैयारी कर रहे हैं। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।